अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि हीलियम 10 में प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक की जाती है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। कीवर्ड का एनालिसिस क्या होता क्या है, चेक कैसे किया जाता है कि इसमें ऐसा तो नहीं था कि एक कीवर्ड सर्च किया जाता रहा 6 महीने और 6 महीने नहीं सर्च किया जाता रहा, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें ऑल टाइम पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, उस कीवर्ड को बेहतर तौर पे सर्च किया जाता रहा हो, और हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 30 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, बेहतर जितना हो आपको क्राइटेरिया कंप्लीट मिलेगा जिसको हमने फॉलो करना है। और अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं, मैं आपको मेन कीवर्ड का बता चुका हूँ, काफी सारी चीजें हमारी हो गई हैं, कुछ आगे आ जाएंगी। जब आपका ये हंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो आपको इंशाल्लाह हंटिंग आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जी ये मिक्स हो रहा है या कुछ, ये मिक्स हो गए, लेकिन कब तक, जब तक हमारा हंटिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही हंटिंग कंप्लीट होगी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताऊं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि हम ये काम कैसे करते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन कवर्स। क्वेश्चन कवर लिख के हमने एंटर किया तो हमारे सामने, जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, कि सारी प्रोडक्ट्स रेलिवेंट ही हैं। हम यहाँ पे चले जाएंगे हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे, जो कि हम सीख चुके हैं किस तरह से डाउनलोड करते हैं। हम यहाँ पे चलाएंगे एक्सरे रिपोर्ट। अच्छा, अब इस एक्सरे रिपोर्ट में वही काम करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में किया। एसपी जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये डिलीट होगी हमारी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 को कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने 8 कर लीजिए सेलेक्ट। अब हम इस पे जाके करेंगे रन कीवर्ड सर्च, तो हमारे सामने ये एक और विंडो आ जाएगी। अब इस पे कुछ टाइम लेगा, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स ये डाटा फेच कर रहा है ना अभी, क्योंकि वो एक आसान काम था। अभी हमने इसको कीवर्ड रिसर्च करने को कहा है, तो वो इतना कोई काम नहीं है कि हीलियम 10 हमें फौरन दिखा देगा, लेकिन फ्यू सेकेंड्स ही ये लेता है। चलें जी, ये हमारे सामने अब ये स्क्रीन आ रही है जिस पे हम देखेंगे कि हम कीवर्ड्स का ग्राफ किस तरीके से चेक करते हैं कि इस कीवर्ड को कितना अरसा सर्च किया जाता रहा, किस टाइम पे अच्छा सर्च किया जाता रहा, ये हमारे सामने आ गए। अब हम यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे कि रेलिवेंट कीवर्ड्स हमारे मिनिमम 30 ऐसे हों जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 हो। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो हम क्या करेंगे, ये सर्च वॉल्यूम है, हम लिखेंगे मिनिमम 500 और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। फिल्टर लगाना, कस्टम फिल्टर लगाना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वो कोई भी आपने फिल्टर लगाना हो आप कहीं भी जाके लगा के अप्लाई फिल्टर पे कर देते हैं। अच्छा, मैंने किया, उसने मुझे कहा 1884 फिल्टर्ड कीवर्ड्स। हमारा क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ 30 कीवर्ड्स ऐसे हों जो मोर देन 500 जिनका सर्च वॉल्यूम हो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये मोर देन 500 नहीं करते, हम यहाँ पे 0 कर देते हैं और अप्लाई फिल्टर करते हैं, तो क्या फर्क आएगा हमारे पास। हमने देखा कि जो 1884 थे अब हमारे पास 22,944 आ रहे हैं, 22,000 कीवर्ड्स। ये हमारा टाइम ही वेस्ट होगा ना, जिनका सर्च वॉल्यूम ही लेस देन 500 है, हम उस पर जाएंगे ही नहीं। तो हम अपना टाइम बचाने के लिए कहते हैं जी हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाएं बस, और जिनका सर्च वॉल्यूम भी हो, कुछ लोग उन्हें ढूंढते भी हो आके। तो हमने इस पर क्लिक किया था तो हमारे सामने 1884 आ गए थे। अब इस पर मजीद सुपर रेलिवेंट करने हो, अब हम इस पे करते हैं जी सर्च वॉल्यूम, हम कहते हैं जी मिनिमम 1000 हो। फिर हमने अप्लाई फिल्टर कर दिया इस पे। अब इसने हमें 1031 कीवर्ड दिखा दिए। हम कहते हैं जी मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5000 हो जाए जी। अब वो हमारे पास ले आया जस्ट 175 कीवर्ड्स। तो हम अपने सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स यहां से निकालेंगे कि जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, वो हम क्राइटेरिया को सिंपली फॉलो करेंगे। क्राइटेरिया फॉलो करके अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट भी हों। ये नहीं कि सिर्फ उनका सर्च वॉल्यूम तो हो लेकिन वो रेलिवेंट हो ही ना। यानी हम कुशन कवर बेच रहे हैं तो इसका कीवर्ड ये हमारे पास एक आ रहा है सोफा कवर। सोफा कवर तो रेलिवेंट नहीं है, सोफा कवर तो होता है पूरे सोफे का कवर, हम करें कुशन कवर। तो हम इस तरह के जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे वो भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमने सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट आती है सिर्फ हमने उसी के ऊपर फोकस करना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे हमने नहीं जाना। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं जी, ये सर्च वॉल्यूम का ये ग्राफ आ रहा है हमारे सामने, कुशन कवर्स ये ग्राफ आ रहा है, ग्राफ को हम खोल लेते हैं।
पहला काम आपने क्या करना है, हंटिंग पे हम जब भी जा रहे होंगे, जो भी स्टेप चेक कर रहे होंगे, हमने देखा है लेक्चर्स को डिवाइड किया है अलग अलग टॉपिक पे। कीवर्ड कैसे करने हैं, प्रोडक्ट के थ्रू कैसे करना है, एक्सरे कैसे चलाना है, मैग्नेट क्या करना है, अलग अलग आपको सिखाया ताकि आपके लिए आसान रहे। हम 1 ईयर की बजाय यहाँ पे ऑल टाइम कर देंगे। ऑल टाइम करके हमने देखा कि ये इसमें प्रॉब्लम रहा 19 में, 20 में, यानी 2019-20 में, लेकिन 21 और फिर 22, ये 22 में फिर कुछ डाउन हो गया। तो ये ऐसा कीवर्ड ठीक नहीं होता कि जिसमें इस तरह का मसला आ रहा हो, लेकिन अगर वो मेन कीवर्ड है तो फिर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेन कीवर्ड यही है। अब मेन कीवर्ड से बेहतर तो कीवर्ड कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग सर्च करते रहेंगे, जो भी हमें बेटर मिलेगी ऑप्शन, जो आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा ना, आपने सिंपली उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। अभी जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ लेक्चर्स में, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ये है कि चेक कैसे करते हैं, हमने ग्राफ चेक कैसे करना है। अब ये रेलिवेंट है या नहीं है, ये जब आपको हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा, आप उस पर देख लें कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम ठीक होना चाहिए। हाँ, 1-2 महीने नीचे आ गया है कोई मसला नहीं है, 1-2 महीने ऊपर चला जाएगा पीक सीजन में, कोई मसला नहीं है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड वो दिखा रहा है -8%, -9%, -2%, -14%, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका ट्रेंड 470% तक अप जा रहा है, यानी उन कीवर्ड्स को बहुत ही ज्यादा अप सर्च किया जा रहा है। लेकिन हमने इसकी बेस पे प्रोडक्ट फाइनल नहीं करनी, हमने ऑल टाइम पे करके ही देखनी है। ऑल टाइम पे करके देखा, हमें पता चला कहीं तो ये बिल्कुल ही डाउन है, कुछ महीनों में तो ये बिल्कुल डाउन रही है, लेकिन कुछ महीनों में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है, 4800 तक रहा है। और कहीं पे सर्च वॉल्यूम ये 96, ये जहां मैंने क्लिक किया, ये सामने आप देख रहे हैं 96 अभी आया था, 118 आ गया, 170 आ गया, तो ये ठीक नहीं है। हमने सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर उनका देखने का उनका सर्च वॉल्यूम ठीक रहता हो। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि सारों का सेम हो, अगर 2-4 ऐसे मिल जाते हैं जिनका अच्छा है सर्च वॉल्यूम खास महीनों में, 2-4 और हैं जिनका बाकी महीनों में अच्छा है, तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्ट से अगर वो मैच कर रहे हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में चले जाए। चलिए जी, आप लोगों ने सीख लिया, देख लिया, मैंने आपके सामने कुछ ग्राफ्स ओपन करके दिखाया आपको, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। आपने ये नहीं कहना कि जी ग्राफ में तो नजर तो आया नहीं, हमारा ये क्राइटेरिया, हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न पे बिकती हैं, तो इसलिए कोई प्रोडक्ट हमें वायबल होगी, कोई नहीं होगी, यही तो हम सीख रहे हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। अब उस पर कौन सी प्रोडक्ट फिट आती है, ये आपका काम है। जब आप हंटिंग कंप्लीट सीख लेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो यकीनन जल्दी या देर से प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग सीखेंगे कि हीलियम 10 में प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक की जाती है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। कीवर्ड का एनालिसिस क्या होता है, होता क्या है, चेक कैसे किया जाता है, कि इसमें ऐसा तो नहीं था कि एक कीवर्ड सर्च किया जाता रहा 6 महीने और 6 महीने नहीं सर्च किया जाता रहा, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें ऑल टाइम पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, उस कीवर्ड को बेहतर तौर पे सर्च किया जाता रहा हो, और हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 30 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, बेहतर जितना हो, आपको क्राइटेरिया कंप्लीट मिलेगा जिसको हमने फॉलो करना है। और अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं, मैं आपको मेन कीवर्ड का बता चुका हूँ, काफी सारी चीजें हमारी हो गई हैं, कुछ आगे आ जाएंगी। जब आपका ये हंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो आपको इंशाल्लाह हंटिंग आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जी ये मिक्स हो रहा है या कुछ, ये मिक्स हो गए, लेकिन कब तक, जब तक हमारा हंटिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही हंटिंग कंप्लीट होगी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताऊं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम ये काम कैसे करते हैं। चलिए जी, हम लोग फिर स्क्रीन पे आ गए हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं, आसान है, अब तो आपको और ज्यादा आसान लग चुका होगा। हम लोग आते हैं जी अमेज़न पर, लिखते हैं पिलो, और बहुत ही आसान है, आपको पता चल गया है कि हमने फिर हीलियम पे जाना है, हमने फिर डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाके अब हमने ढूंढना है मैग्नेट, जिस तरह हमने पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा था ना नीचे, अब हमने मैग्नेट को ढूंढना है। चलें जी, मैग्नेट भी मिल गया हमें, ये आ गया जी मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट हमें क्या करेगा, अब ये हमें रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल के देगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मार्केट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपने यूके, यूएसए, कनाडा, जिस भी मार्केट के लिए आप देख रहे हैं ना, बेसिकली हमने देखना है ना कि उस मार्केट में इस प्रोडक्ट को कितने लोग ढूंढ रहे हैं। हमने कहा जी यूके में दिखा दो कि पिलो कितने लोग ढूंढते हैं, और पिलो से रेलिवेंट कीवर्ड्स। अब बेसिकली हमें
ये कीवर्ड्स निकाल के दिखाएगा। ये सामने में एक स्क्रीन आई है, क्योंकि मैंने पहले इसी हीलियम 10 पे ये देखा हुआ था, तो वो कह रहा है कि लोड फ्रॉम हिस्ट्री या रन न्यू सर्च। तो आपने जब भी करना है हमेशा न्यू सर्च पे क्लिक करना है आपने। अगर आप भी रिपीटेडली भी अगर कीवर्ड्स चेक करें तो हमेशा नई सर्च आपने करनी है। अच्छा, नई सर्च मैंने की, मेरे पास आ गए। अब ये मेरे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ गए हैं। पिलो से रेलिवेंट कौन कौन से कीवर्ड्स है, मैं पहले क्या करूंगा, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर लूंगा। मैं कहता हूं जी पिलोस लिखते हैं 64,000 लोग आके। अच्छा, अब इस पे ना हमने कीवर्ड्स की रेलिवेंसी जरूर चेक करनी है कि ये हमारे रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, ये आगे जो एरो का निशान आ रहा है हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे, Amazon पे हमारी प्रोडक्ट खुल जाएगी। हमने कहा जी हम पिलो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमने पिलो लिखा तो पिलो ही आ रहे हैं सामने। ऐसा नहीं है कि सामने ग्लास आ गया, शूज आ गए हैं, रेलिवेंट है ये कीवर्ड। फिर हम इसमें देखते हैं पिलोस 2 पैक, ट्रैवल पिलो। अच्छा, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे अब ये टाइम टेकिंग हो जाएगी थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने जो टॉप के 30, 40, 50 कीवर्ड्स उठाने हैं, एक एक कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से जाके देखना है कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। अब अगर आपकी मेन प्रोडक्ट है वी पिलो फॉर एग्जांपल, और आपने ये नेक पिलो भी ऐड किया हुआ कीवर्ड्स में, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है। देखिए नेक पिलो में कोई वी पिलो नहीं आ रहा। तो पिलोस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपने फिर अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स, पिलो तो आपने उठा लिया ना, वी पिलो आखिर पिलो तो है ना। हमारे सामने ये और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनमें एक हमारे पास आ रहा है, हम लोग देखते हैं जी बाथ पिलो। अब बाथ पिलो पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने बाथ पिलो आ गया। लेकिन अगर हम बेच रहे हैं बोल्स्टर पिलो, तो हम बाथ पिलो वाला कीवर्ड तो नहीं लेंगे। तो हम मैग्नेट में जाके इस बेस पे कीवर्ड नहीं उठा लेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम 18,000 है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है हमसे। तो हमने रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स, अब रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट कैसे पता चलेंगे, क्लिक करने से। आप अपने प्रोडक्ट जो भी, अगर आपकी मैंने वी पिलो की एग्जांपल दी है और हमने जाके देखा कि बाथ पिलो पे क्लिक किया, वी पिलो नहीं आया, तो ये रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। हम एक एक पे क्लिक करके जाके देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं क्या वही सामने आ रही है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं किसी और मार्केट प्लेस की। हम कहते हैं जी आपने अमेरिका में देखना है। अब हमने अमेरिका का देखा, पिलो ही हमने सर्च किया अमेरिका में, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने जो ये पिलोस की सर्च दिखाएगा, ये अमेरिका की दिखाएगा कि अमेरिका में कितने लोग इसको आके ढूंढते हैं और अमेरिका में इससे रेलेवेंट क्या कीवर्ड्स है। ये देखा आपने, वहां पे हमारे पास बाथ पिलो शुरू में था, वहां पे हमारे पास नेक पिलो था यूके में, यहाँ पे नेक पिलो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाथ पिलो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, शुरू में नीचे कहीं होगा। यहाँ पे पिलो और 18x18, तो रेलिवेंट कीवर्ड्स डिफरेंट है। यहाँ पे यूएसए के लोग और तरीके से आके लिखते हैं। हम वही करेंगे, सर्च वॉल्यूम पहले सेट कर लेंगे हाई टू लो। ये सिंपली आप यहाँ आके क्लिक करेंगे, ये तरतीब आ गई हमारे पास। यहाँ पे पिलो को यूके में कम लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे तो 4 लाख लोग ढूंढ रहे हैं सिर्फ पिलो को। अब अगेन यहाँ पे वही बात है, आप बेच रहे हैं वी पिलो और यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेकोरेटिव पिलोस। हम इसके फिर एरो पे क्लिक करेंगे, देखेंगे रेलिवेंट कीवर्ड है, हमें पता चला नहीं है रेलिवेंट कीवर्ड, वी पिलो नहीं आ रहा हमारे सामने। अच्छा, वी पिलो क्या है? अब आपने अगर पिलोज में वी पिलो ही बेचना है तो आप सिंपली Amazon पे वी पिलो लिख के मेन कीवर्ड जो उसका है आप देख लेंगे कि ये वी पिलो होता है, ये साइज है जी। आप देख लेंगे ये वी पिलो होता है, इस तरह का होता है ये वी पिलो, इसके साथ कवर भी होता है, विदाउट कवर भी होता है। अब ये वी पिलोस हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमने सिर्फ अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स पे जाना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे नहीं जाना। तो ये बड़ा आसान है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में इसका ओवरव्यू दिया था, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि मैग्नेट में जाके रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। कितना आसान है कि मैग्नेट में आए, सिंपली कीवर्ड लिखा, जिस मार्केट के लिए ढूंढना है। हम एग्जांपल लेते हैं जी, आपने कनाडा के लिए ढूंढना है जी, तो आप सिर्फ कनाडा सेलेक्ट करेंगे और हम कीवर्ड भी चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी पिलो नहीं, हमें हैंगर ढूंढना है। अब हैंगर पे हमने क्लिक करके कनाडा मार्केट में हमने इसको एंटर कर दिया। तो अब ये हमें कैनेडियन मार्केट में हैंगर्स की डिटेल ला के देगा कि कितने लोग सिर्फ हैंगर लिखते हैं, कितने लोग को पैक लिखते हैं, 10 या 20 या 12 या 24, कौन लोग किस तरह से क्या क्या आके लिखते हैं, ये अब हमारे सामने आ जाएगा। चलें जी, हमारे सामने आ गया, क्या आया हमारे सामने, चिल्ड्रन हैंगर्स भी आ गए हमारे सामने, नेकलेस स्टैंड, देखा कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालेंगे एक एक करके, जिस इसमें हैंगर का वर्ड आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, जाके उसको जाके देखेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है या नहीं है। कैसे देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया।
आपको अपनी प्रोडक्ट का तो पता है ना जो आपने फाइनल कर ली है, तो अब आप उससे देखेंगे ये एरो पे क्लिक करके कि क्या उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो हम छोड़ देंगे, अगर मैच कर रही है तो वेल एंड गुड। हमने बस यही देखना है, कीवर्ड्स निकालना बहुत आसान है। मैग्नेट का आपको पता चल गया, वहां पे जाके एक लिखेंगे, उससे रेलिवेंट हीलियम 10 आपको सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। चलिए जी, हम लोगों ने सीख लिया, बहुत आसान था। हम हीलियम पे गए, मैग्नेट पे गए, वहां पे जाके हमने मार्केट सेलेक्ट की, अपना कीवर्ड लिखा, एंटर किया, तो उसने हमें बता दिया, रेलिवेंट कीवर्ड्स दिखा दिए कि इस प्रोडक्ट को और लोग किस किस तरीके से आके ढूंढ सकते हैं। वो सारी रेलिवेंसी हमारे सामने आ गई। ये चैप्टर हमें क्लियर हो गया कि रेलिवेंट कीवर्ड्स किस तरीके से हम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मेन कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। मेन तो बात की बात है ना, कीवर्ड क्या होता है। कोई भी वो लफ्ज जो आप Amazon पर, YouTube पर, Google पर आके लिखते हैं कोई भी चीज ढूंढने के लिए, वो कीवर्ड होता है। फेसबुक की हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप फेसबुक पे आके लिखते हैं हाफिज अहमद, तो आपने जो हाफिज अहमद लिखा ये कीवर्ड है। अब हाफिज अहमद लिखा तो बहुत से हाफिज अहमद आ गए, अब बहुत से आ गए, लेकिन आपने कुछ लिखा तो आए ना, बगैर लिखे तो आपके सामने कोई नहीं आएगा। आप लिखेंगे, आपके सामने आएंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा मेरे से रेलिवेंट ये बंदा है, चलें जी मैंने यहाँ पे जाना है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, आपने ग्लास खरीदना है, आपने ग्लास लिखा आके, अब 10 लोग ग्लास बेच रहे हैं, तो आपने उसमें डिसाइड किया कि मुझे फलां बंदे से खरीदना है, तो ये होता है कीवर्ड। अच्छा, मेन कीवर्ड क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का जो लिखने का अंदाज होता है बायर का, वो डिफरेंट होता है। मैं जैसे आपको ग्लास की एग्जांपल दे रहा हूं। एक बंदा आके लिखता है ग्लास, एक आके लिख देता है ग्लास फॉर वाटर, एक लिख देता है ग्लास फॉर टी, एग्जांपल दे रहा हूं ना, एक लिख देता है जी ग्लास फॉर ड्रिंक। अब सारे ग्लास ही लिख रहे हैं, कोई उसका मकसद भी साथ लिख रहा है। अब हमें यह कैसे पता चले कि मेन कीवर्ड कौन सा है? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि मेन कीवर्ड होता क्या है। मॉडल टाउन लाहौर, मॉडल टाउन ने आगे ब्लॉक्स बना दिए ABCD, तो आपको बताया जाता है कि जी मॉडल टाउन A, मॉडल टाउन B, मॉडल टाउन C। तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड है मॉडल टाउन, आगे उसका ABC ब्लॉक्स है। अब हम पिलो की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो पिलो के अंदर पिलो ही मेन कीवर्ड है। हाँ, आप कोई बंदा कहेगा जी फ्लफी पिलो, कोई कहेगा जी लेस फिल्ड पिलो, कोई कहेगा जी फिल्ड पिलो, कोई कहेगा जी वी पिलो, कोई कहेगा यू पिलो, कोई कहेगा मेमोरी फॉर्म पिलो। जिस तरह के हम लोगों ने देखा था Amazon सजेशन एक्सपेंडर में कि हम एक लफ्ज लिखते थे, वो उसके रेलेवेंट हमें कीवर्ड्स दे देता था। तो हमने इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कीवर्ड है, उसके लिखने के हर बंदे का मुख्तलिफ अंदाज है, तो उससे रेलिवेंट बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। अब हमें ये पता कैसे चलेगा मेन कीवर्ड कौन सा है, ये तो हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि मेन कीवर्ड वो होता है जो बड़ा कीवर्ड होता है, जो ब्रॉडर कीवर्ड होता है। जैसे मैंने आपको मॉडल टाउन की एग्जांपल दी, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम पंजाब की एग्जांपल लेते हैं। पंजाब सूबा है, उसमें मुख्तलिफ शहर है, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, सरगोदा है। अब जब आप लोग अपना एड्रेस लिखते हैं, तो फैसलाबाद वाला भी जब अपना एड्रेस लिख रहा है ना, तो गली, मोहल्ला, मकान नंबर, एंड पे लिख रहा है फैसलाबाद कॉमा पंजाब। तो ब्रॉडर कीवर्ड, बड़ा कीवर्ड, मेन कीवर्ड पंजाब है, उसके अंदर मुख्तलिफ शहर हैं। तो इसी तरह बड़ा कीवर्ड पिलो है, तकिया बड़ा कीवर्ड है। अब तकिए के अंदाज है, कोई बंदा कहता है जी 18 बाय 18 इंचेस का है, कोई कहता है जी 16 बाय 16 का, कोई कहता है जी 50 बाय 75 का। यूके में ये पिलो चलता है जी, यूके में रहने वाला बंदा कहता है मुझे इस साइज का पिलो चाहिए। तो आगे जो भी चीजें हैं वो फिर उसके सब कीवर्ड्स हो जाते हैं, उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं। मेन कीवर्ड वो होता है जिसपे वो सारी, मेन कीवर्ड वो कीवर्ड है कि हर बंदा जो भी लिख रहा है लेकिन वो वाला वर्ड जरूर यूज कर रहा है। तो वो चीज जो सब लिख रहे हैं, सबको पता है कि इसको इस चीज से पहचाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये इसका मेन। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि मेन कीवर्ड किस तरीके से ढूंढा जाता है। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि हम रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या होता है? हम प्रोडक्ट बेचते हैं जी वी पिलो, हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वी पिलो एक मेन कीवर्ड नहीं है।
अगरचे अपनी सब कैटेगरी में ये सबसे बड़ा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, लेकिन हम कहते हैं इससे भी बड़ा कीवर्ड क्या है, तो वो है पिलो। तो मेन कीवर्ड हम कैसे निकालते हैं, हम हीलियम 10 में जाके देख लेंगे, मैग्नेट में उसी तरह जाके लिखेंगे, मार्केट सिलेक्ट करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे, हमारे सामने कीवर्ड्स आएंगे, हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करेंगे, देखेंगे कि क्या वी पिलो को सबसे ज्यादा लोग ढूंढते हैं या इससे रेलेवेंट कोई और कीवर्ड भी है जिसको लोग आके ढूंढते हैं। तो मेन कीवर्ड निकालना इंतहाई आसान है। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, हीलियम 10 की बात कर रहे हैं, हीलियम 10 ही सीख रहे हैं। अभी तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगना चाहिए। हमने यहाँ पे पिलो लिखा, पिलो लिख के एंटर किया, उसी तरह हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे चले गए, वहां पे हमने क्लिक किया, माई डैशबोर्ड पे आ गए। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में सीखा, हमने जाना है मैग्नेट पे। मैग्नेट मिल गया हमें, मैग्नेट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे उसी तरह हम लोग सारा काम वही करेंगे। यूके मार्केट है, जिस मार्केट के लिए आपको ढूंढना है वो आप मार्केट आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा जी पिलोज 2 पैक और लिख के एंटर कर दिया। अब हमने फिर उसी तरह कहा जी रन न्यू सर्च। अब ये हमारे पास सारा डाटा निकाल के लाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे करना क्या है, मेन कीवर्ड ढूंढना कितना आसान है कि हमने सिंपली यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर देना। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें दिखाया कि मैंने लिखा था पिलोज 2 पैक, उसने कहा वो सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे पिलोज ढूंढे जाते हैं। अब मैंने कहा कि मैं पिलोज पे क्लिक करके देखूं कि क्या ये रेलिवेंट है। मैंने देखा कि 80% तक रेलिवेंट प्रोडक्ट ही आ रही है। एक तो अगर गलत आ भी जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो सारे ही पिलोज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा मेन कीवर्ड हुआ पिलोज। पिलोज 2 पैक मेरा मेन कीवर्ड नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि पिलोज 2 पैक को लोग ढूंढते हैं 34,000, जबकि पिलोज को ढूंढते हैं 64,000। तो मेन कीवर्ड वो सबसे बड़ा कीवर्ड होता है जो रेलिवेंट होता है आपकी प्रोडक्ट से। जब आप उसको अमेज़न पे लिखते हैं या यहाँ पे आके जब एरो पे क्लिक करके अमेज़न के पेज पे जाते हैं तो आपके सामने सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती है, वो आपका है मेन कीवर्ड। और उसे ढूंढना कितना आसान है कि हमने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखा था, हम एक और मार्केट में चले जाते हैं। हम चले जाते हैं जी यूएसए की मार्केट में, और हम यहाँ पे पिलोज 2 पैक की बजाय हम लिख देते हैं वी पिलो। वी पिलो लिख के हमने एंटर कर दिया। तो अब ये हमारे सामने यूएसए की लिस्ट निकाल के लाएगा। और अब हम देखते हैं कि क्या वी पिलो हमारा मेन कीवर्ड है। यानी प्रोडक्ट हंटिंग में हम डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज लेके आ रहे होते हैं ना, उसका मेन कीवर्ड हमेशा हमें मैग्नेट में से आके निकलता है। मैग्नेट हमारे दोनों काम कर देता है, उसके रेलिवेंट सारे कीवर्ड्स भी बता देता है हमें, और उसका मेन कीवर्ड भी हमें बता देता है। अभी हमारे पास ये डाटा फैच हो रहा है। चलें जी, मेरे सामने आ गया। अब मैंने तो लिखा था वी पिलो। सबसे पहला काम क्या किया, मैंने सर्च वॉल्यूम पे जाके हाई टू लो किया मैंने। अब हाई टू लो करने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। वी शेप पिलो भी आ रहा है, साइड स्लीपर पिलो भी आ रहा है। अब इसमें से मैं देखूंगा कि इसमें से मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कौन सा है। अब ये मैं वी पिलो तो समझ आ रहा है कि है ही रेलिवेंट, तो मेन कीवर्ड बड़ी आसानी से हमारे पास निकल आता है किसी भी प्रोडक्ट का। जब आप उस प्रोडक्ट को लिखते हैं, उसका नाम लिखा, जैसे कि मैंने अभी यूके मार्केट में देखा था, मैंने पिलोज 2 पैक लिखा, लेकिन उसने बताया कि पिलोज 2 पैक नहीं, पिलोज इसका मेन कीवर्ड है। तो मेन कीवर्ड बड़ी आसानी से हमने सीख लिया, देख लिया कि उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट सेम आ रही हूं और उसको सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा हो, तो ये हमारा मेन कीवर्ड होता है। निकलता कहां से है? मैग्नेट से, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, बड़ा आसान था। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, पिछली कुछ वीडियोस में हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स देखे थे, इसमें हमने मेन कीवर्ड देखा। बहुत आसान है, कोई टाइम टेकिंग भी नहीं था। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप मेन कीवर्ड क्या, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी निकाल लेते हैं। अब इस पे आपने क्या करना है, आपका काम है कि इन चीजों को माइंड में रखना, क्योंकि हमने लेक्चर अलग अलग डिवाइड किए हैं। अब कुछ चीजें हो गई हैं, कुछ होंगी, तो जब एंड हो जाएगा ना, तो आपको सारी चीजों का पता होगा कि कीवर्ड कैसे निकालना है, मेन कीवर्ड कैसे निकालना है, रेलिवेंसी कैसे चेक करनी है, बीएसआर कहां से देखना है, रिव्यूज कहां से देखने हैं। इन सारी चीजों को मिक्स करके आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अभी हम हीलियम 10 और कीवर्ड सीख रहे हैं, अब हम सीखेंगे कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है, और अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है। सुपर रेलिवेंट बहुत सिंपल है कि आपने कोई भी कीवर्ड लिखा
और उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स आई 80% वो रिलेट करनी चाहिए आपके कीवर्ड के साथ। अगर 80% रिलेट कर रही है तो वो सुपर रेलिवेंट है, अगर नहीं कर रही तो वो सुपर रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। यानी अगर आपने पिलो लिखा और आपके सामने पहले पेज पे 80% से ज्यादा, यानी अगर 50 हैं तो उसमें से 40 से ज्यादा आपके पास पिलो ही आ रहे हैं, तो ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड कैसे होता है। चलें जी, हम लोग Amazon पे आ गए और मैंने यहां पे आके लिख दिया वी पिलो। वी पिलो लिख के मैंने एंटर किया तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरे सामने वी पिलो ही आ रहे हैं सारे। अच्छा, ये मेरे पास एक आ गया, ये वी पिलो नहीं है, ये नेक रोल पिलो है, अब ये वी पिलो तो नहीं है। लेकिन मेरे पास बाकी क्योंकि वी पिलो आ रहे हैं, वी पिलो आ रहे हैं, वी पिलो आ रहे हैं, एंड तक मैंने, अच्छा ये एक और आ गया मेरे पास, ये देखें ये प्रोडक्ट, ये वी पिलो नहीं है। वी पिलो ये होता है जिसकी ये वी शेप पिलो जो होता है। अच्छा, अब मैंने देखा कि ये कुछ प्रोडक्ट्स और भी आ गई हैं, ये भी वी पिलो नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वी पिलो आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मेरा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 80% से ज्यादा मैं देख रहा हूं मेरे पास ये वी पिलो ही आ रहा है। कुछ और आ रही हैं 2 3 4, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने 80% तक देखना है, और ये 80% कोई ऐसा रूल नहीं है, और ये 80% कोई ऐसा रूल नहीं है कि लाजमन 80% ही हो। 79%, 75% भी हो सकता है, तो हम उसको सुपर रेलिवेंट कीवर्ड ही कंसीडर करते हैं। तो हमने इस पे लिख के देखा वी पिलो, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम एक और देखते हैं, हम लिखते हैं जी हैंगर्स। हैंगर लिख के हमने एंटर किया, हमारे सामने हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं। अभी तक मैंने देखा कि एक भी हमारे पास इररेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं आई। ये मेरे पास सारी तकरीबन इसमें रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ही आ रही हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। और ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है ना, कि जिसमें सारी प्रोडक्ट ही सेम आ रही हैं। ये तो आइडियल सिचुएशन होती है हमारे लिए। लेकिन 80% से ऊपर भी हो तो हम उसको सुपर रेलिवेंट कीवर्ड ही कंसीडर करते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये सुपर रेलिवेंट नहीं है। हम एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं। Amazon UK हमने खोला था, हम Amazon.com पे जाते हैं। Amazon.com पे आए और यहाँ पे आके हमने लिख दिया पिलो। अब हमारे सामने वो हमें पिलो दिखा रहा है। हम इस पे देखते हैं कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट भी आती है कि जो पिलो नहीं है लेकिन पिलो पे रैंक हुई है। पिलो लिखते हैं तो वो आ जाती है। ऐसी प्रोडक्ट हमें अभी तक नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं ये पिलो ही है, जो कुशन्स भी हमें नजर आ रहे हैं, या कोई नेक पिलो है, लेकिन पिलो तो है ना। तो मेनली हमने क्या देखा कि हमारे सामने हर तरह के पिलो शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा था और देखा था कि मैग्नेट में हमने जब कीवर्ड निकाले थे, उस कीवर्ड के आगे जो एरो आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे, हर कीवर्ड के एरो पे लाजमन क्लिक करेंगे, जाके मेन पेज पे देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट आ रही है। अगर तो सेम ही प्रोडक्ट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। लेकिन 80% से ऊपर तक भी अगर है तो सुपर है। अगर 2 4 अगर 50 में से 10 भी आपके इररेलेवेंट हैं, तब भी वो सुपर रेलिवेंट ही कंसीडर होगा, क्योंकि 80% तक तो वो सुपर रेलिवेंट है ना। उस पे प्रोडक्ट 80% तो उससे रिलेट कर रही है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो हमारे बड़े कीवर्ड्स होते हैं, मेन कीवर्ड्स होते हैं, उस पे हमें 90-95% तक भी सुपर रेलिवेंसी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है, कैसा होता है, प्रैक्टिकल करके देखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है। वैसे होता क्या है, कोई भी ऐसा कीवर्ड जो हम लिखें और उसके अगेंस्ट हमारे पास 50% तक रेलिवेंट प्रोडक्ट आए, तो हम कहते हैं ये सेमी रेलिवेंट है, इसको हम सुपर रेलिवेंट नहीं कह सकते। हम लोग एग्जांपल लेंगे क्रिसमस कुशन कवर्स की। हम क्रिसमस कुशन कवर्स लिख के देखेंगे अभी प्रैक्टिकली, और देखेंगे कि क्या उससे रेलिवेंट सारी हमारे पास सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्या सारे हमारे पास क्रिसमस के रिलेटेड ही कुशन कवर्स आ रहे हैं या दूसरे भी आते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, हमने Amazon खोल ली है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिसमस कुशन कवर्स। क्रिसमस कुशन कवर्स में जब हमने एंटर किया तो हमारे पास ये देखें कुछ इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। ये क्रिसमस के कुशन कवर्स तो नहीं है, ये जो ऊपर हमारे सामने आ रहे हैं ये क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। कुछ हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये क्रिसमस से रेलिवेंट आ रहे हैं, बाकी कुछ क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। ये फिर क्रिसमस से रेलिवेंट आ रहे हैं, क्रिसमस से रेलिवेंट है, ये सारे जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं।
फिर नीचे हमने देखा ठीक है क्रिसमस 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 क्रिसमस, ठीक है क्रिसमस, लेकिन ये देखें ये हमारे पास क्रिसमस से रेलिवेंट ये नहीं आ रहा। इसी तरह ये कुछ और हमारे पास आ रहा है, ये देखें ये क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो हमारे सामने आ रहा है ये भी नहीं है, ये जो हमारे सामने पेरिस वाला लिखा आ रहा है ये भी नहीं है क्रिसमस से रेलिवेंट। तो यहाँ पे हमने देखा, ये देखें यहाँ पे ये जो हमारे सामने है ये भी क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, ये कोई ग्रैंड डॉटर लिखा आ रहा है ये भी क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, ये आगे फिर क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, या फिर नीचे आगे ये हमारे पास निचली लाइन में 4 आ रहे हैं, चारों ही क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। ये नीचे फिर आगे क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। इसको हम कंसीडर करेंगे किसी हद तक सेमी रेलिवेंट कीवर्ड, क्योंकि इसमें हमारे पास ऊपर तो हमने देखा कि रेलिवेंट आ रहे थे, लेकिन नीचे हमारे पास इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारा सेमी रेलिवेंट कीवर्ड है, ये सुपर रेलिवेंट नहीं है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लेते हैं। हम लोग आगे जी अमेरिकन मार्केट में हमने आके लिखा क्रिसमस कुशन कवर्स, यहाँ पे हमने देखा ठीक है रेलिवेंट है, ये देखें ये इररेलेवेंट आ गया हमारे पास, ये फिर ये इररेलेवेंट आ गया हमारे पास, ये फिर इररेलेवेंट है, ये किसी हद तक रेलिवेंट है ये जो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि क्रिसमस से रेलिवेंट कीवर्ड का मतलब होता है कि उस पर कुछ ऐसा लिखा हो या वो वाली कलर स्कीम हो या वो वाला डिजाइन हो हमारे पास, ठीक है। फिर क्रिसमस के आगे ये फिर इररेलेवेंट आ गया हमारे सामने, यहाँ पे फिर इररेलेवेंट आ गया हमारे सामने, यहाँ पे फिर ये रेलिवेंट भी हैं इररेलेवेंट भी हैं, ये एक ही स्क्रीन पे जो हमारे सामने 4 आ रहे हैं। उसके बाद नीचे फिर रेलिवेंट है, ये नीचे फिर इररेलेवेंट है। तो ये सेमी रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं कि जिसपे 50% से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट है, 50 या उससे ज्यादा और 50% और है। अब ये एग्जैक्ट इस पे 50% नहीं होता, क्योंकि क्रिसमस के कुशन कवर्स ऐसे हैं जो सीजनल हैं, उन दिनों में तो जो लोग ये बेचते हैं वो बहुत अच्छी सेल्स लेते हैं, हालांकि उसी कीवर्ड पे हमारे सामने और भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते अगर 45% हो गया कि अब ये सेमी रेलिवेंट भी नहीं रहा, क्रिसमस पे इवन अगर 30 या 40% भी है तो वो हमारे लिए रेलिवेंट कीवर्ड है, क्योंकि वो है सीजनल प्रोडक्ट ना। तो बस आप लोगों ने ये देखना होता है, सीखना होता है कि मेन कीवर्ड क्या होता है, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या है ये हम लोग सीख चुके हैं, सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या है ये भी हमने सीख लिया है। ये सारी चीजें आपके काम आती हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हम हंट करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में एक शॉप बनानी है। अब शॉप बनाने से पहले आप रिसर्च करते हैं कि हमें, एक तो आप रिसर्च करते हैं किस चीज़ की हमें शॉप बनानी है, किस प्रोडक्ट की बनानी है, जीन्स की बनानी है, शर्ट की बनानी है, शूज़ की बनानी है। आप लोगों ने एक चीज़ फाइनलाइज करनी है कि आपको क्या, किस चीज़ की शॉप बनानी है। अच्छा, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर फिर आप रिसर्च करते हैं कि किस क्वालिटी की यहाँ किस एरिया में बिकती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है फैसलाबाद के खास एरिया है, वहां पे लोग महंगे शूज बाय करते हो, तो अगर आपने उस एरिया में शॉप बनानी तो महंगे शूज रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि एरिया ऐसा हो जहां पे लोग सस्ते शूज बाय करते हैं, तो अब आप उस सस्ते एरिया में महंगे शूज अगर बेचने बैठ जाएंगे तो आपके लोग नहीं खरीदेंगे, आपकी वहां पे सेल वेलोसिटी यानी आपकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं होंगी। इसी तरह जब हम Amazon पर बेचने जाते हैं तो Amazon पर भी हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया है। Amazon.com है, अमेरिका की मार्केट है, Amazon.co.uk है, यूके की मार्केट है। आपने जिस मार्केट में बेचना है आपने रिसर्च करनी है कि इस मार्केट का क्राइटेरिया क्या है, इस मार्केट के लोग किस तरह की प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। जिस तरह यूएसए के लोगों की बाइंग पावर ज्यादा अच्छी है, वहां पे अच्छी क्वालिटी की और महंगी चीजें बिकती हैं। यूके में इतनी बाइंग पावर नहीं है लोगों की। एक पिलो है, पिलो के हम एग्जांपल लेते हैं, एक पिलो है, यूएसए में लोग $100 का पिलो भी खरीदते हैं, यूके में लोग एवरेज पिलो खरीदते हैं 25 से 30 पाउंड का, वो महंगे पिलोज नहीं खरीदते। कि मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है हर जगह पे अच्छी बाइंग पावर वाले और कम बाइंग पावर वाले लोग होते हैं, लेकिन एवरेज, तो हमने उस हिसाब से प्रोडक्ट का एक क्राइटेरिया सेट किया है। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी एक आइडिया के लिए है, ऐसा नहीं है कि 100% बस इसी पे अगर प्रोडक्ट फॉल कर रही है तो तभी हम लॉन्च करेंगे, अगर नहीं भी है इस पे, लेकिन 90-95% ठीक है, 5% या 10% का हमें मार्जिन मिल जाता है। तो अभी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्राइटेरिया यूएसए के लिए क्या है। अगर आप अमेरिका की Amazon मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने आते हैं तो वहां पे क्या क्राइटेरिया होगा। पहली चीज हमने रख ली कि जो प्राइस रेंज है ना वो 10 से लेके $25 के बीच में होनी चाहिए। यानी हम ऐसी प्रोडक्ट लेके आएंगे
जिसकी प्राइस 10 से 25 डॉलर के दरमियान हो, 25 से ऊपर ना हो, 10 से कम ना हो। अगरचे कुछ केसेस में आप 25 से ऊपर वाली 50 वाली भी बेचते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हम एवरेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। कोई भी एक नॉर्मल सेलर अमेज़न पे आ रहा है तो उसके लिए क्राइटेरिया यही होता है, इसी के मुताबिक हम चलते हैं। अच्छा, अगली चीज हम उसमें आ जाती है कि जो मेन कीवर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कीवर्ड का, कि मेन कीवर्ड जो है ना, जिस तरह अगर पिलो है, अब पिलो में डिफरेंट तरह के पिलोज हैं, वी पिलो भी है, उसके अंदर यू पिलो भी है, उसके अंदर बॉल्स्टर पिलो भी है, लेकिन इसका मेन कीवर्ड है पिलो, आगे उसकी कैटेगरीज है। तो जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होना चाहिए। ये सर्च वॉल्यूम आपको पता है, हीलियम के मैग्नेट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होना चाहिए मेन कीवर्ड का। और एवरेज सेल्स जो हैं, एवरेज मंथली सेल्स वो 400 होने चाहिए मिनिमम यूएसए के अंदर। एवरेज मंथली सेल से मुराद है कि डेली के उसके 12-13 ऑर्डर तो जरूर आते हो ना, कि 400 ऑर्डर मिनिमम एक महीने में आए, ताकि हम अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमें उसमें कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। अगला क्राइटेरिया हम कहते हैं कि जी जो टॉप 10 के सेलर्स है ना, पहले पेज पे आपने पिलो लिखा, आपके पास 10 लोग आगे, उनमें से 70% जो सेलर्स हैं उनकी जो रिव्यूज हैं वो 4.5 से ऊपर होनी चाहिए रेटिंग्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और अभी हम इसी वीडियो के दौरान ही, अभी मैं सिर्फ आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अगली चीज है हम कहते हैं जी टॉप 10 के अंदर जो 50% सेलर्स है ना, उनकी इंडिविजुअली जो वेरिएशन है वो 4 से कम होनी चाहिए। वेरिएशन होती है कि जिस तरह अगर आप जीन्स बेच रहे हैं तो जीन्स के अंदर वेरिएशंस होती हैं, कलर की वेरिएशन भी होती है, साइज की वेरिएशन भी होती है। एक बंदे की वेस्ट 32 है कि 34 है, 36 है, 38 है। हम कहते हैं 4 से ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि हम ये कहां से देखते हैं कि वेरिएशन किस तरह से होती है। अच्छा, एवरेज मंथली रेवेन्यू हम कहते हैं जी $8,000 होना चाहिए। आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने इतनी मेहनत भी करनी है, अगर आपका रेवेन्यू ही नहीं है, रेवेन्यू से मुराद आपकी सेल्स ही अगर नहीं है, अगर सेल ही आपकी महीने में 1000 या $1,500 की होती है, तो ऐसे बिजनेस का तो फायदा नहीं होता। तो हम कहते हैं कि मिनिमम $8,000 आपकी मंथली सेल्स होनी चाहिए। अगली चीज हम कहते हैं कि जी जो टॉप 5 सेलर्स है ना, उनका जो कांस्टेंट, उनकी सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा $1,00,000 कमा रहा है तो एक 2,000 पे बैठा हुआ है। एक का अगर 1 लाख है, एक का 50,000 है, एक का 75,000 है, एक का 1.5 लाख है, तो सारे ही कुछ ना कुछ कमा रहे हों। ऐसा ना हो कि टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 के अंदर कोई 1 या 2 कमा रहे हो, बाकी सारे जो है वो 0 पे या 1,000 या 2,000 पे बैठे हों। रिव्यूज टॉप 10 के अंदर 1,000 से ऊपर मैक्सिमम 4 के हो सकते हैं। इससे ज्यादा अगर लोगों के 1,000 से ऊपर रिव्यूज हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता तो दूंगा कि 10 सेलर्स हैं पहले पेज पे, तो मैक्सिमम 4 का ठीक है, 1,000 से ऊपर रिव्यूज हैं, लेकिन बाकी लोगों के रिव्यूज 1,000 से कम होने चाहिए। उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में अभी नए लोग आ रहे हैं, और नए लोगों के, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं और वो पहले पेज पे भी बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज रिव्यूज जो है 1,000 से कम होने चाहिए। ये एवरेज रिव्यूज आपको हीलियम 10 के एक्सरे में अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा भी दूंगा, पहले भी बता चुका हूं कि वहां पे एक एवरेज रिव्यूज का टैब आ रहा होता है, वहां पे वो बता देगा कि जी एवरेज से मुराद है कि अगर 1,000, 2,000 या 10,000 लोग बेच रहे हैं, उन सब के मिला के एवरेज कितने रिव्यूज हैं। तो एवरेज रिव्यूज अंडर 1,000 होने चाहिए। टॉप 5 में जो लोग बैठे हैं उनमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीन्स बेच रहा है तो एबीसी एक कंपनी का नाम है फॉर एग्जाम्पल, तो टॉप 5 में एबीसी अगर 3 से ज्यादा बार बैठा है तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। यानी हम ये चाहेंगे कि टॉप 5 के अंदर डिफरेंट लोग होने चाहिए, एबीसी भी हो, XYZ भी हो, WTC भी हो, तो डिफरेंट कंपनीज होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ही कंपनी जो है वो डोमिनेट कर रही हो, उसी के सारे लिस्टिंग्स हो और कोई कमाई ना रहा हो। तो हमने देखना है कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी कंपनी की, या Amazon की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि Amazon ही उसमें बेचे जा रहा है, कोई और बंदा उसके अंदर रेवेन्यू हासिल ही नहीं कर पा रहा। और प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी प्रोडक्ट ना हो जैसे क्रिसमस ट्री है, वो क्रिसमस पे बिकती है, तो सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऐसी हो जो एवरग्रीन हो, जो पूरा साल बिकती हो, और कोशिश हम करते हैं कि टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो। जैसे ग्लास है, अब शीशे का ग्लास है, उसमें कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो शिपिंग में जब वो जा रहा होगा बायर के पास, कस्टमर के पास, तो वो टूट सकता है, टूटने के चांसेस हैं। अगरचे हम उसमें अगर ऐसी प्रोडक्ट में जाएं तो हम उसको फ्रेजाइल का स्टिकर लगवाते हैं, अच्छी पैकिंग करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट में ना जाया जाए।
या फिर बैटरी वाली प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, कोशिश करते हैं उससे बचने की, क्योंकि बैटरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिक है, मतलब उसके अंदर सेल हो गए, बैटरी होगी, बच्चों के खिलौने हैं, ऐसी चीज जो पावर से रिलेटेड है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, चीज खराब हो जाती है या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आ जाता है किसी किस्म का, तो ऐसी चीज से हम बचने के लिए करते हैं कि बैटरी रिलेटेड या इलेक्ट्रिक रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगली चीज आ जाती है जी 20 सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए उसके। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, अभी प्रैक्टिकली फिर बताऊंगा कि सुपर रेलेवेंट कीवर्ड से मुराद है जब आपने पिलो के रिलेटेड अगर आपने कीवर्ड देखे तो उसके रिलेटेड हमें कीवर्ड आ गए, वी पिलो, यू पिलो, डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए, तो मैग्नेट हमें बताएगा कि कौन से कीवर्ड सुपर रेलेवेंट हैं और कौन से रेलेवेंट नहीं है, रॉन्ग कीवर्ड पे प्रोडक्ट रैंक हुई हुई है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता भी चुका हूं और अभी हम इसी वीडियो के अंदर इसको मजीद देख भी लेते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया क्राइटेरिया, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ये जो आपने क्राइटेरिया देखा, ये प्राइवेट लेबल का है जो आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेजोन पे। एक होलसेल है जो आप किसी के ब्रांड को रीसेल करते हैं, ये डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइवेट लेबल और होलसेल का डिफरेंस। अभी हम प्राइवेट लेबल यूएसए क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं और उसमें अब एक हमने गूगल ट्रेंड की बात की थी। गूगल ट्रेंड भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तफसील से बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कैसे चेक करते हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पे एक दफा आप दोबारा देख लेते हैं। गूगल ट्रेंड हमने खोला क्योंकि हम यूएसए की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हम अमेरिका का देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अमेरिका को सिलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी सॉक्स लिखते हैं, और ये हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पास्ट 5 ईयर्स का क्राइटेरिया। हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है। सॉक्स को हमने देखा तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि ये देखें ये अचानक ऊपर चली जाती है, यानी अक्टूबर वगैरह पे हमारे पास डेट्स आ रहे हैं कि उन टाइम पे, यानी ये देखें जनवरी फरवरी में यहाँ पे कम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये फिर दिसंबर, तो ये प्रोडक्ट टॉप पे सर्दियों में ज्यादा बिकती है सॉक्स, तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। बाकी गूगल ट्रेंड की जो तफसीली वीडियो है उसमें आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं जी हीलियम 10 पे। हम इसको चेक कैसे करते हैं ये भी मैं आपको फर्स्ट वीक के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, हीलियम 10 का तफसील से बता चुका हूँ, एक एक टॉपिक बता चुका हूँ कि हीलियम 10 में क्या क्या चीज कहाँ पे होती है, कैसे यूज करते हैं। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम दोबारा आ रहे हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे आके कोई भी कीवर्ड लिखा, जिस तरह कि हमने लिख दिया वी पिलो, लिख के हमने एंटर कर दिया, हमारे सामने पिलोज आ गए। अब हमने इस पे एक्सरे रन किया, जो कि मैं आपको तफसील से पहले बता चुका हूं। हमने आए यहाँ पे और हमने एक्सरे पे क्लिक कर दिया, हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे आके एक्सरे पे क्लिक किया, तो ये कुछ टाइम लेगा, हमारे सामने अभी ये पूरा डाटा फेच करके हमें दे देगा। जो जो चीजें हमने अभी क्राइटेरिया में सीखी थी कि सेल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, 400 से मिनिमम 400 होने चाहिए महीने के, फिर प्राइस 10 से 25 के बीच में होने चाहिए, रिव्यूज टॉप 10 के कितने होने चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप देखिए। हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ गया, जो कि क्राइटेरिया में हमने कहा था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए हमारे पास। एवरेज प्राइस आ गई, अब एवरेज प्राइस इसकी 36 है, लेकिन हमें प्रोडक्ट वो चाहिए जिसकी 10 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास ये एवरेज रिव्यूज आ गए, यहाँ पे आप एवरेज रिव्यूज देख लेंगे, जो आपको क्राइटेरिया में मैंने बताया कि क्या क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। फिर हमारे पास ये इसका ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास ये सेल्स आ रही हैं, जो कहा था कि सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो। अब ये देखिए हमारे पास टॉप 5 के अंदर ये एक बंदा सिर्फ 68 लेके बैठा है। और अच्छा, एक चीज इसके अंदर, ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रही है ना हमारे सामने, ये शुरू में इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये क्राइटेरिया हमारे सामने आ रहा है, एवरेज रिव्यूज आ गए, ये क्या है ये मैं आपको पूरा भी तफसील से बता चुका हूँ। जो चीज इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो हम लॉन्च करेंगे, जो नहीं उतरती वो हम लॉन्च नहीं करेंगे। सेल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही है, रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास आ रहा है कि ये ब्रांड नेम यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो शुरू के 4 हैं जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये मैं आपको हीलियम 10 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जिसके साथ एसपी लिखा आ रहा है, इसको हम यहाँ से रिमूव करके हम सिर्फ जो ऑर्गेनिकली रैंक है सिर्फ उनको देखेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये इसकी रेटिंग्स भी आ रही है। हमारे पास रेटिंग्स हमने कहा था जी 4.5 होनी चाहिए एवरेज, रेटिंग्स भी हमारे सामने आ गई। उसके अलावा रिव्यू काउंट भी आ रहे हैं कि रिव्यू देखें, एक के 8,929 है, एक के 3,578 है, 759 है, 251 है।
तो जो भी चीज हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो हम लॉन्च करेंगे, जो क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। अब जाहिर है मैं आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स खोलूं, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रही होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे फॉल कर रही होंगी। तो आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग पे जाना है तो जो अभी मैंने आपको बताया वो आपने स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लेना कि इस क्राइटेरिया पे ये सारी चीजें हीलियम 10 में होंगी तो हम इस प्रोडक्ट में जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमने यूएसए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा क्लाइंट हमारे पास जो आ रहा है अपवर्क और फाइवर के थ्रू, जिसने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो कहते हैं जी मुझे यूके मार्केट में बेचना है, मुझे amazon.co.uk पे बेचना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होगा। जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दे चुका हूं कि एक ही प्रोडक्ट किसी शहर में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बिकती होगी, कहीं पे उसकी क्वालिटी थोड़ी कम क्वालिटी वाली प्रोडक्ट वहां पे बिकती होगी, कहीं के लोगों की बाइंग पावर बहुत अच्छी होगी, कहीं के लोगों की बाइंग पावर इतनी अच्छी नहीं होगी। हर किसी का, हर कंट्री का, हर शहर में रहने वालों का अपना अपना एक बजट होता है। तो यूके का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है यूएसए से। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूके का क्या क्राइटेरिया है। जिस तरह हमने यूएसए में बात की थी कि 10 से लेके $25 के दरमियान में प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, यहाँ पे यूके में क्योंकि प्राइस पाउंड्स में होगी तो अगेन सेम नंबर्स होंगे। 10 से लेके 25 के दरमियान में प्राइस होनी चाहिए पाउंड्स के अंदर। और मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, अब मैं आपको जरा क्विकली चीजें बताऊंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेन कीवर्ड क्या होता है, रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो मिनिमम 5000 होना चाहिए यूके के लिए। अच्छा, मिनिमम जो एवरेज मंथली सेल्स हैं वो वहां पे 400 थी यूएसए में, यूके में होंगे हमारे पास 300 भी अगर एवरेज मंथली सेल्स हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अच्छा, और टॉप 12 के जो सेलर्स हैं उनमें 70% की रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर होनी चाहिए। रिव्यू रेटिंग जो है 4.5 या इससे ऊपर की होनी चाहिए। अच्छा, टॉप 10 के अंदर जो 50% सेलर्स हैं, यानी कि 5 सेलर्स की जो वेरिएशंस हैं वो 4 या 4 से कम होनी चाहिए, 4 से ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वेरिएशन क्या होती है। जिस तरह जीन्स की पैंट है, अगर उसमें 4 साइजेस हैं, 5 साइजेस हैं, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट कलर्स हैं, तो ये वेरिएशंस है उसकी। तो वेरिएशन 4 से कम होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज मंथली रेवेन्यू जो है यानी आपकी सेल्स वो 8000 पाउंड होनी चाहिए जब हम यूके की बात करते हैं। और टॉप 5 के जो सेलर्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की 1 लाख है तो एक 1000 या 2000 पे बैठा हुआ है, उनके अंदर एवरेज सारे ही कुछ ना कुछ कमा रहे हों। अगर उनमें सिर्फ एक कमा रहा है और 4 बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास कोई सेल वेलोसिटी नहीं आ रही, तो ऐसे प्रोडक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। टॉप 10 के जो सेलर्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा 4 सेलर्स के रिव्यू 1000 से ऊपर हो सकते हैं। 10 लोग अगर बेच रहे हैं तो 4 लोगों के रिव्यूज 1000 से ऊपर हो सकते हैं। इससे अगर 5 या 6 लोगों के रिव्यूज 1000 से ऊपर हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। एवरेज रिव्यूज जो आपके पास हीलियम एक्सट्रा में जब जाते हैं तो एवरेज रिव्यूज का ऊपर टैब आ रहा होता है। एवरेज रिव्यूज 1000 होने चाहिए, 1000 से ऊपर एवरेज रिव्यूज अगर होंगे तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अगेन वही बात जो यूएसए के क्राइटेरिया में बताई थी, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। कि ये नहीं है कि एक ही ब्रांड, एबीसी ब्रांड जो है वो टॉप 5 के अंदर 3 या 4 जगह पे वही बैठा हुआ है, तो डिफरेंट लोग बेच रहे हों, एक ही ब्रांड या अमेज़न ना बेच रहा हो। सीजनैलिटी भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। पिछली वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं और गूगल ट्रेंड की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि सीजनल प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं। और कोई बैटरी की प्रोडक्ट या टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और सुपर रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो मिनिमम 20 सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं। क्योंकि अब हम यूके की बात कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल यूके की बात कर रहे हैं, तो हम अमेज़न भी यूके का खोलेंगे। ये आप ऊपर देख रहे हैं amazon.co.uk। जब आप अमेरिकन मार्केट में रिसर्च करें तो आप amazon.com खोलेंगे। अब यूके में हम आ गए, हमने यहाँ पे पिलो लिख दिया। अच्छा, पिलो लिख के हमने एंटर किया, उसके बाद अगेन वही काम करेंगे। ये हमारे पास हीलियम की एक्सटेंशन आ रही है, यहां पे क्लिक करके हम लोग एक्सरे पे चले जाएंगे। मेनली हम लोग हीलियम 10 ही यूज करते हैं, इसलिए हीलियम 10 पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए।
और ग्रिप किस चीज पे होनी चाहिए, जो चीज आपसे रेलिवेंट है। हीलियम 10 में अगर 10 टैब्स आ रहे हैं, आपके काम के सिर्फ 4 है, आपने 4 पे फोकस करना है, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्राइटेरिया आप लोगों को पता चल गया, मैंने आपको पहले बता दिया, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ गया क्राइटेरिया, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया या आपने LMS के थ्रू टीम से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ले लिया। अब वो आपके सामने है, हंटिंग का क्राइटेरिया सामने रख के आपने हीलियम 10 यूज करना है। अब आपने खुद से इसको देखना है, आपने क्या देखना है जी, हंटिंग क्राइटेरिया में कहता है जी जो प्राइस है वो 10 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज प्राइस 33 आ रही है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरती। अब हजारों प्रोडक्ट्स हैं, कोई उतरेगी पूरी, कोई नहीं उतरेगी, कोई एक जगह पे पूरी उतरेगी, दूसरी जगह पे नहीं उतरेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी एवरेज रिव्यूज जो है वो 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे एवरेज रिव्यूज हमारे पास 500 आ रहे हैं, लेकिन प्राइस 33 आ रही है, तो तब भी क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतर रही, क्योंकि एक चीज तो ठीक है, दूसरी ठीक नहीं है। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। हम कहते हैं ये रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमने बात की यूके में 8000 पाउंड होना चाहिए, तो ये 32,000 है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है। 8000 मिनिमम है ना, उससे ऊपर जितना हो बहुत अच्छा है। अब अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4000, लेकिन प्राइस 25 आ रही है, रिव्यूज 500 आ रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक है, ये भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन रेवेन्यू अगर 4000 है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती। अब इसी तरह ये पूरा हीलियम 10 आपने देखना है, ये ऊपर सर्च वॉल्यूम आ रहा है, जो हमने कहा था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यूके का और है, यूएसए का और है, ये सर्च वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा मेन कीवर्ड का। मेन कीवर्ड आप कहां से निकालते हैं, ये आप ऑलरेडी हीलियम 10 में सीख चुके हैं। तो ये सारी चीजें फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेल्स कितनी हो रही है, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं। ये प्राइस यहाँ पे अलग अलग आ रही है, लेकिन एवरेज भी आ रही है, अलग अलग आ रही है। 24, 29, 69 का भी कोई बंदा बेच रहा है, कोई 31 का भी बेच रहा है। हाँ, इस पे आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल क्वालिटी में हम जाके देखते हैं जी 25 वाला जो बेच रहा है प्रोडक्ट, उसके ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं आ रहे, उसकी सेल वेलोसिटी ठीक है, उसके ओवरऑल सेल वेलोसिटी के अलावा रिव्यूज बेहतर हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया जो भी होता है, ये 100% नहीं फॉलो करना होता, 90 to 95% लाइकली हमने इसको फॉलो करना होता है। कहीं कहीं पे हमें मार्जिन मिल जाता है। ये जब आप पूरा कोर्स सीख लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ कि कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी हमारे पास यहाँ से चेक होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास कोई एक ब्रांड नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर ये फर्ज करें साइलेंट नाइट है, तो नीचे कम्फी कोजी है, नीचे फिर साइलेंट नाइट आ रहा है, लेकिन ऊपर बेड स्टोरी है, फिर उसके बाद ये स्लिप्सिया आ रहा है, ज़ेनपुर आ रहा है, होमी लिंक आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइलेंट नाइट जो है वो 5-6 जगह पे साइलेंट नाइट ही बैठा हुआ है, 25 पाउंड वाला भी वही बेच रहा है, 50 वाला भी वही बेच रहा है, डिफरेंट क्वालिटीज वाले जो भी बेच रहा है, सारे पैसे साइलेंट नाइट वाला नहीं कमा रहा है। यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी भी चेक होगी हमारे पास। फिर इसी तरह जब हम इसके पास हीलियम 10 में हम थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे, तो ये हमारे पास रेटिंग्स भी आ रही हैं। जो हमने कहा था कि रिव्यू रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तो एवरेज यहाँ पे ठीक है, 4.5, 4.5, 4.5, 4.4, 4.8, 4.3 भी आ गई, 4.2 भी आ गई। तो जो भी चीज क्राइटेरिया को आपने स्क्रीन पे सामने खोल लेना है और ये सारी चीजें चेक करते रहना है यहाँ पे कि कौन सी चीज क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, कौन सी चीज पूरी नहीं उतर रही। हमने हर कंट्री के हिसाब से क्राइटेरिया फॉलो करना है। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना कि जो एक देख लिया वही कर लेना। और जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, आपने एक साइड पे स्क्रीन पे अपना क्राइटेरिया खोल लेना है, दूसरी साइड पे हीलियम 10 खोलना है, और इस पे आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना। आप लोग, हो सकता है ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि आप कहें जी कोई भी प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे पूरी उतर ही नहीं रही, प्राइस पूरी उतरती है तो रिव्यूज नहीं उतरते, रिव्यूज होते हैं तो ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है, ब्रांड डोमिनेंसी ठीक होती है तो एवरेज रिव्यू रेटिंग का मसला आ जाता है। तो ये तो होगा, जाहिर बात है। आप एक प्रोडक्ट की जब मार्केट में सर्च करने जा रहे हैं, आपसे पहले हजारों लाखों लोग वो बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो होता रहेगा। तो ये सिर्फ टाइम टेकिंग है, मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग इसमें लगे रहेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करते रहेंगे, तो ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से ही अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, सीखना आपको पूरा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हंटिंग सीखने के बाद हंटिंग में लग जाएं और आगे सीखें ही ना। हो सकता है कि जब आप पीपीसी सीखें तो आपको पता चले ये तो हंटिंग से भी ज्यादा इजी है और इस पे हंटिंग से ज्यादा पैसे हैं, तो फिर आप सोचें कि अब मैं इस पे फोकस कर लूं। तो आपने पहले ही फोकस पूरे कोर्स पे करना है, एंड पे जाके देखना है कि आप अपने आप को कहां पे बेहतर। अस्सलाम वालेकुम।
हमने पिछली वीडियोस में सीखा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूएसए का और यूके का। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दुबई और बाकी जो गल्फ की मार्केट है वहां पे क्या क्राइटेरिया होगा। इसमें आप लोगों ने एक बात और अपने माइंड में रख लेनी है कि अमेज़न और भी बहुत सारे मुल्कों में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स, इंडिया में भी है। तो हम हर मार्केट का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन मार्केट्स है वो हमने कर ली डिस्कस। अब बाकी आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्राइटेरिया मिलता जुलता ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस जरूर होता है। वो आप लोग जो जो प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें पता चल जाएंगी। उसकी एक रीजन ये भी है कि जो टूल्स हैं हीलियम 10 और बटन बेड वगैरह, ये यूएई मार्केट या कुछ और मार्केट के लिए अगर हम बात करें तो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कुछ नई मार्केट्स हैं वहां पे ये टूल्स उस तरीके से काम नहीं करते। तो हमने बहुत सी चीजें मैनुअली देखनी होती हैं। अभी हम जिस पे बात करने जा रहे हैं उसमें बहुत सी चीजें मैनुअली होंगी, जो कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से ढूंढनी है, यानी आप कहते हैं जी ऑल डिपार्टमेंट, या आप कहते हैं जी सिर्फ पिलोस के डिपार्टमेंट या पिलोस की नीश में मुझे प्रोडक्ट दिखा दे, या कर्टन्स की नीश में मुझे कोई प्रोडक्ट्स दिखा दे, तो ये आप मैनुअली जाके अमेज़न खोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं, amazon.com आपने खोला, वहां पे आपने जाके देखा जी आपके माइंड में है जी मैंने पिलो बेचने हैं, तो आपने पिलो लिखा, आपके सामने आ गए। अब आपने किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक करके देख लिया कि इसके रिव्यूज कितने आ रहे हैं, इसकी प्राइस कितनी आ रही है, टॉप 10 में आपके सामने सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो हम हीलियम 10 यूज करने के बजाय जब हम यूएई मार्केट की बात करेंगे या गल्फ मार्केट की बात करेंगे तो हम मैनुअली देखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है यूके और यूएसए से। यहाँ पे हम कहते हैं जी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस है वो 14 से $50 के बीच में होनी चाहिए। जाहिर है जब आप दुबई में बात करें तो वो दिरहम्स में प्रोडक्ट की वहां पे प्राइस आ रही होगी, लेकिन डॉलर में जब हम उसको कन्वर्ट करें तो 14 से $50 के बीच में उसकी प्राइस होनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए 50 से, और 14 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कीवर्ड यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है वो हम कहते हैं कि अगर 1000 भी है ना तो काफी है, क्योंकि नई मार्केट है ना, छोटी मार्केट है, नई मार्केट है। अगर किसी प्रोडक्ट को 1000 लोग भी आके ढूंढ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इनफ है, हम इसमें कुछ ना कुछ सेल्स जनरेट कर लेंगे। अच्छा, मंथली रेवेन्यू हम कहते हैं जी 5000 होना चाहिए। अगरचे कुछ केसेस में हम लोग इससे कम पे भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम 5000 आपके माइंड में हो, मैक्सिमम तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। यानी सेल की मैं बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। सेल्स आपकी अगर 5000 है और आपका 40% का प्रॉफिट है तो मतलब कि $2000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपने टारगेट करना है कि मिनिमम $5000 हमारे पास सेल्स होनी चाहिए। अच्छा, रिव्यूज यहाँ पे लेस देन 120 होने चाहिए। क्यों? और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी जिनके रिव्यूज लेस देन 120 है, क्योंकि नई मार्केट है ना, नए नए लोग मार्केट में आए हैं। यूके और यूएसए में तो अमेज़न इतना पुराना है, उसको 10-10 साल हो चुके हैं। अब वहां पे जाहिर है इतने सालों से लोग बेच रहे हैं, किसी के रिव्यूज 10,000, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख भी रिव्यूज हैं लोगों के पास। यूएई की मार्केट नई है, तो यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जिनके रिव्यूज 100, 150, 200, 250, 500 या लेस देन 50 भी इवन आपको मिल जाएंगे। तो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि लेस देन 120 रिव्यूज होने चाहिए। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे? सिंपली अमेज़न दुबई पे जाएंगे, वहां पे अगर आपने पिलो लिखा, आपके सामने जो पिलोज आ रहे हैं उन सबके सामने रिव्यूज आपको नजर आ रहे हैं, रिव्यू लिखे हुए आ रहे हैं वहां पे। आप देख लें कि अगर ज्यादातर लोगों के लेस देन 120 हैं तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो रिव्यू काउंट 120 से कम होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग की कॉस्ट है वो 3 से लेके $12 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप 50 तक भी बेच रहे हैं तो आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो $12 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पिलो बेच रहे हैं $50 का, तो आपने जो खरीदना है ना वो 12 से ऊपर का नहीं खरीदना। अब आप ये सोच रहे होंगे जी 12 का खरीद के 50 का बेचेंगे, बहुत प्रॉफिट होगा, और बहुत सारी कॉस्ट अभी इसमें इन्वॉल्व होगी। इसमें आपके शिपिंग चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, इसमें फिर आपकी एफबीए फीस होगी। एफबीए फीस अच्छी खासी होगी, क्योंकि मैं अगर पिलो की बात करूं तो ये एक बल्कि प्रोडक्ट है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अमेज़न की जो फीस होती है वो सिर्फ वेट के हिसाब से नहीं होती, वो उसकी डायमेंशन के हिसाब से भी होती है। तो आपने 3 से 12 के दरमियान में आपकी कॉस्टिंग प्राइस होनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर आपकी एफटीए फीस और फिर शिपिंग कॉस्ट मिला के आपकी कॉस्ट जाहिर बात है ऊपर पहुंचेगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास 40% का आना चाहिए। हमने यूके और यूएसए के हंटिंग क्राइटेरिया में ये बात नहीं की कि हमारे पास प्रॉफिट 40% का होना चाहिए। वहां पे हम 25%, 30% प्रॉफिट पे भी काम करते हैं, इवन कुछ केसेस में 20% पे भी काम कर लेते हैं। उसकी रीजन क्या है कि बड़ी मार्केट है, सेल वेलोसिटी में ज्यादा मिल जाती है। जब आपको सेल वेलोसिटी ज्यादा मिल जाती है तो प्रॉफिट कम भी हो तो बात बन जाती है।
लेकिन जहां पे सेल वेलोसिटी कम है, छोटी मार्केट है, तो वहां पे अगर प्रॉफिट भी कम होगा तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर सेल वेलोसिटी कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाना चाहिए। इसके सादा से एग्जांपल लेते हैं, 2 शॉप्स हैं लाहौर के अंदर, एक आदमी शर्ट बेचता है $10 की और एक आदमी शर्ट बेचता है $20 की। अब जो 20 की बेचता है वो दिन में बेचता है सिर्फ 10 शर्ट्स, तो उसके पास $200 का रेवेन्यू आया। लेकिन जो 10 की बेच रहा है वो 50 बेच लेता है, उसके पास $500 का रेवेन्यू आ गया, तो वो फायदे में रहा। अगरचे वो कम प्राइस पे बेच रहा है लेकिन वो फायदे में रहा क्योंकि उसकी ज्यादा सेल हो रही है। लेकिन जब आपकी कम सेल हो रही हो तो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होना चाहिए आपका। तो इसलिए दुबई मार्केट में आपने कोशिश करनी है कि 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन। अब ये मार्जिन आप कैसे निकालते हैं ये हम डिफरेंट वीडियोस में सीख भी चुके हैं कि अगर आपकी एक चीज आप $10 की बेच रहे हैं तो आपने देखना है कि इसकी सारी कॉस्ट मिला के, चाइना से खरीदने की प्राइस, वहां से दुबई पहुंचने की FBA फीस, सारे टैक्सेस मिला के भी आपको $6 से ऊपर कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आप 10 की बेचें और 6 आपकी कॉस्ट है तो आपके पास $4 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बनता है 40%। तो यहाँ पे हमने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 40% हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 10, 20 या 25 पे काम करेंगे, सेल वेलोसिटी ऑलरेडी कम है, तो फिर इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आपका क्लाइंट भी आपको कहेगा जी मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहा हूँ, मैं पैसे भी लगा रहा हूँ, एक तो सेल नहीं हो रही, सेल बहुत थोड़ी है और ऊपर से प्रॉफिट भी बहुत थोड़ा है। तो वहां पे आप उसे ये बताएंगे जी ठीक है, अगर आपकी सेल कम हो रही है तो आप ये देखें कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है जी इतने प्रॉफिट मार्जिन पे तो पता नहीं प्रोडक्ट बिकेगी नहीं बिकेगी क्या होगा, तो आप उसे बताएंगे कि अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, आपका सेल वेलोसिटी भी कम होगी, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हम यूएई मार्केट में जब आएंगे तो हम प्रॉफिट मार्जिन 40% रखेंगे, लेकिन यूके या यूएसए में 25 या 30 पे भी चल जाएगा हमारा। और इसी तरह बाकी की जो मार्केट्स हैं वहां पे हम मैनुअली भी देख लेंगे। मैनुअली अब आप लोगों को पता होगा, अच्छी तरीके से आप वीडियोस में सीख चुके हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअली कैसे करते हैं, आप आइडियाज कैसे लेते हैं। अमेज़न खोलते हैं, वहां पे देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही है, माइनस स्ट्रिंग फार्मूला आप यूज करते हैं जहां से आपको आइडियाज मिल जाते हैं। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला पे भी हम डिटेल में वीडियो कर चुके हैं, वो आप उस पर जाके देख लेंगे। सिंपल वर्ड्स में माइनस लगाएंगे आप और आगे 8 या 10 अल्फाबेट्स लिख देंगे बगैर तरतीब के, X, Y, B, T, W, C, इस तरह कुछ भी लिख देंगे, तो उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट हंटिंग में आप आइडियाज ले रहे हैं, तो किसी भी मार्केट में आइडिया लेने का तरीकाकार तो सेम ही होगा। प्रैक्टिकली यूके और यूएसए में हम लोग हीलियम 10 यूज करेंगे, लेकिन दुबई की मार्केट में हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग मैनुअली ही देखेंगे, रिव्यूज भी देख लेंगे, प्राइस भी देख लेंगे, रिव्यू की रेटिंग भी देख लेंगे। ये सब चीजें हम मैनुअली अमेज़न पे जाके देखेंगे। तो यूके और यूएसए का तकरीबन मिलता जुलता होगा, दुबई का थोड़ा डिफरेंट है, बाकी मार्केट्स का भी ऐसे ही होगा। ये जो आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने अपना कंपेटिटर कहां से चूज करना है, किस तरीके से चूज करना है। ऑफ कोर्स हम उसमें हीलियम 10 का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन कंपेटिटर हम क्यों चूज करते हैं? जब भी हम किसी भी मार्केट में कोई भी चीज सेल करने के लिए जाते हैं तो हम पहले मार्केट का सर्वे करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने लोग बेच रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा सेल्स ले रहा है, और फिर हम रीजन जाके देखते हैं कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा है उसकी क्या वजह है, किस वजह से सबसे ज्यादा लोग उससे आके बाय करते हैं, दूसरों से कम बाय करते हैं। तो ये हम अगर अमेज़न को एक साइड पे भी कर दें, आप किसी भी फील्ड में जब चले जाएंगे, हम यहाँ पे वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह अमेज़न है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप चले जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सबसे जो एक इंपॉर्टेंट, कुछ जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपने कंपेटिटर चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैंने पिलो बेचने हैं। अच्छा, अब कुछ लोग बच्चे ये भी सोच सकते हैं जी आप पिलो पिलो ही बताई जा रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट पे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर पिलो की बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हमने पिलो बेचना है, चलें जी पिलो चाइना से खरीदते हैं। अब ये चाइना से भी खरीदने की बात आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं, आप लोग बांग्लादेश से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। जहां से आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी वहां से ले लेंगे। नॉर्मली क्योंकि हम अलीबाबा के थ्रू जब सोर्सिंग करते हैं, अलीबाबा जो सोर्सिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है, तो चाइना से हमें ज्यादा अच्छी और ज्यादा सस्ती चीजें मिल जाती हैं। बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा चीजें चाइना में बनती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। तो इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी बात करते हैं तो चाइना की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना से मिलती है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दुनिया के मुल्क से आपको मिल सकती है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने पिलो बेचना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना,
तो अब पिलो बेचने के लिए जब आप उस पिलो को खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि बस आपने खरीदा और बेचना शुरू कर दिया। आप उससे पहले चूज करेंगे कि जो टॉप पे बंदा बैठा है, क्या रीजन है कि वो टॉप पे बैठा हुआ है, और फिर कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी जगह आपने लेनी है। आप चाह रहे हैं कि उसकी जगह लेने से मुराद ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, उससे मुराद ये है कि आप उसे कंपीट करेंगे और उसके बराबर आ जाएंगे, वो भी रहेगा, आप भी रहेंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत करके उससे भी ऊपर आ जाएं, कभी आप नीचे भी जा सकते हैं। ये सारी आप रैंकिंग में चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम कंपेटिटर किस तरीके से चूज करते हैं अपना। अच्छा, अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि हमने हीलियम 10 कहाँ से इस्तेमाल करना है। हमने पिलो लिख के एंटर कर दिया। अब हम आगे यहाँ एक्सटेंशन पे और यहाँ पे क्लिक करके हमने इस पे एक्सरे रन करना है। ये एक्सरे रन कर दिया जी हमने। हम लोग आगे एक्सरे पे। अच्छा, एक्सरे पे आने के बाद हम लोगों ने ये रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया हाई टू लो। अच्छा, हाई टू लो सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि जो टॉप पे बैठे ना साइलेंट नाइट वाला, इसका रेवेन्यू है 2,30,000 पाउंड्स। तो हम ये कंपेटिटर अपना सेलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा सेल होगी, और फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखेंगे कि इसका मटेरियल क्या है, किस वजह से ये सबसे ज्यादा सेल्स ले रहा है। कोई तो ऐसी रीजन होगी कि सबसे ज्यादा लोग इससे आके पिलो खरीदते हैं। अब ये देखिए, बाकी लोग भी यहाँ पे पिलो ही बेच रहे हैं बैठ, लेकिन साइलेंट नाइट वाला सबसे ज्यादा पिलो बेच रहा है। और दूसरा हम कंपेटिटर अपना सेलेक्ट करेंगे एक नॉर्मल रेवेन्यू वाला, जिसके हम रिव्यूज पे आके देखेंगे कि हमने कहा जी रिव्यू हमारे पास आ रहे हैं जी, ये 606 हैं, 557 है, 288 हैं। हम कहते हैं जी इस पे ये जो 132 रिव्यूज वाला है ना, इसको हम कंपीट करेंगे। मैं आपको इसी एग्जांपल देके अलग से बताता हूँ। अब हम आके देख लेते हैं 132 वाले का रेवेन्यू कितना है। ये 5th नंबर पे आ रहा है, इसका रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है 92,000। हम कहते हैं जी हमने 92,000 वाले को कंप्लीट करना, इसकी जगह पे हमने आके बैठना। इसके सादा सी एग्जांपल है कि एक मार्केट में जीन्स बेच रहे हैं 10 शॉप्स हैं। अब एक शॉप वाला सबसे ज्यादा बेच रहा है, 3 लाख की महीने की सेल कर रहा है, बाकी कोई 50,000 की कर रहा है, कोई 40,000 की कर रहा है। तो हम मटेरियल क्वालिटी देखेंगे 3 लाख वाले की, तो उसकी इतनी ज्यादा सेल क्यों होती है। फिर हम देखेंगे अच्छा ये जो 50 का बेच रहा है ना, हम भी इसके बराबर आके बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 लाख वाले को कंप्लीट करना तो मुश्किल है, उस पर हमें अच्छा खासा मार्केटिंग बजट चाहिए होगा। तो हमने कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिए 2 तरह के। एक वो कर लिया जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, वो हमने इसलिए किया कि हम उसका मटेरियल देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे। और एक हमने सेलेक्ट किया कि जो हमारे क्राइटेरिया में रिव्यूज हैं कि लेस देन 1000 रिव्यूज वाले में हम कोई भी जाके देख लेंगे और हम चूज कर लेंगे कि अब हमने इसको कंप्लीट करना है, इसके बराबर हमने आके बैठना है। जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम उसकी कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हम 2 तरह का कंपेटिटर चूज कर लेते हैं, एक जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है और एक वो जिसकी जगह पे हमने आके बैठना। चलें जी, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, आपको बता दिया, आपको समझ आ गया। और ये भी आपने बात नोट कर ली कि हीलियम 10 पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप हीलियम 10 के जितने अच्छे यूजर होंगे, जितने आप एक्सपर्ट होंगे हीलियम में, उतने ही आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि हंटिंग आपकी सारी बेस करी हीलियम 10 के ऊपर। और ये यूके और यूएसए मार्केट की हम बात कर रहे हैं। जब हम किसी और मार्केट में जाते हैं तो वहां पे आप मैनुअली भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी मार्केट्स ये हैं, जब आपको हीलियम 10 अच्छे से यूज करना आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप हंटिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हंटिंग ऑलरेडी भी तफसील में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट रिसर्च कि आपने क्या बेचना है। जो चीज आपने बेचनी है आप उसको हंट कर रहे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या बेचना चाहिए, इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो उसके लिए हीलियम 10 का आपको आना बहुत जरूरी। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्राइस एनालिसिस। अच्छा, प्राइस एनालिसिस क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। हम जीन्स की एग्जांपल लेते हैं। आपने एक जीन्स बनाई है, जीन्स की पैंट आपने बना ली, अब आप उसे मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, या आपने किसी से बनवाई है और आप मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे जीन्स बेचनी है। तो अब आप उससे पहले उसका एनालिसिस करेंगे कि जीन्स मार्केट में कितने की बिकती है, कौन सा बंदा कितने की बेचता है, कौन सा मटेरियल यूज करता है, कौन सी क्वालिटी यूज होती है उसमें। अब फॉर एग्जांपल आप लाहौर में आ गए, आपको लाहौर में पता चला जी लाहौर की एक मार्केट है, वहां पे जीन्स की प्राइस चल रही है, एक बंदा 1000 रुपए की बेच रहा है और एक बंदा 5000 की बेच रहा है और बाकी सारे इसके दरमियान में है, 1000 से 5000 के बीच में। अब आपने जो बेचनी है, अगर आप आके पहले दिन 2000 की बेचना शुरू कर देते हैं तो कौन लेगा आपसे? 1 2 3 लोग ले लेंगे,
लेकिन आप मार्केट में कम्पीट तो नहीं कर पाएंगे जब सबको पता है कि फलां बंदा तो 1000 की बेचता है, तो आपसे कोई 2000 की क्यों लेगा, और फिर आप 3000 4000 की बेचेंगे, क्यों लेगा आपसे कोई। तो आप ये करेंगे कि जो कम से कम प्राइस पे बेच रहे हैं ना, आप उससे भी 20% कम पे बेचेंगे। अब जब आप मार्केट में एक ही बाजार है, पूरे बाजार के अंदर सारे लोग बेच रहे हैं 1000 1500 2000 5000, आप आके 800 रुपए की लगा देते हैं, तो आपकी तरफ बायर अट्रैक्ट होगा। बायर कहेगा जी ये सस्ती बेच रहे हैं, हमें इससे खरीदना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपकी कॉस्ट प्राइस और सारे खर्चे डाल के आपकी प्राइस 900 रुपए पड़ रही हो आपको, फिर भी आप 800 की बेचेंगे। आप 20% लेस पे बेचेंगे जो मार्केट पे बिक रही है। क्यों? क्योंकि आपने बायर को अट्रैक्ट करना है। शुरू में इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज या मार्केटिंग बजट। हमारे पैसे लग रहे होते हैं, हम शुरू में आते ही प्रॉफिट पे नहीं चले जाते। आप अपने क्लाइंट को भी बताते हैं, जिसके आप प्रोडक्ट लॉन्च करें उसे बताते हैं जी जब हम लॉन्च करेंगे तो शुरू में आपको चंद दिन लॉस पे बेचनी होगी प्रोडक्ट, या अगर आप बहुत लकी हैं, आपने बहुत अच्छी वर्किंग की, आप कहेंगे जी हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे, लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन क्या आप हमेशा उसी प्राइस पे बेचते रहेंगे? ऐसे तो नहीं होगा। आप स्टार्ट करेंगे 800 रुपए में, लेकिन अब आप देखेंगे जी बहुत से बायर आपके पास आ रहे हैं तो आप 850 कर देंगे। अच्छा 850 से फिर आप 900 कर देंगे, फिर आप देखेंगे जी अब हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जितना खर्चा है उतने की बिक रही है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कितनी बढ़ाएंगे? एक होती है आपके टारगेटेड प्राइस। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी अगर लॉन्च प्राइस यानी आपने मार्केट में लॉन्च कर दी 800 रुपए में और आप कहें जी एक महीने के बाद मैं इसको 5000 रुपए कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने पहले दिन से जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपने टारगेट प्राइस भी सेट की हुई है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 1500 का बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 30% का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो आपने शुरू तो 800 से किया, लेकिन आपकी टारगेट प्राइस 1500 है। हाँ वो 1600-1700 हो सकती है, कोई आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, शॉर्टेज हो गई है, कोई भी मसला हो गया है, तो आप ऊपर चले जाएंगे, आप 100-200 रुपए नीचे भी आ जाएंगे। लेकिन एक प्राइस आपके माइंड में फिक्स होगी कि मैंने एवरेज रूटीन में इस प्राइस पे बेचना है, लेकिन उससे ऊपर नीचे हो सकता है। और प्राइस मैंने आपको बताया आप चेंज कर सकते हैं, कभी आप कम कर देंगे, कभी ज्यादा कर देंगे, मार्केट के हिसाब से कि बाकी लोग जिस तरह एक मार्केट में अगर आप 800 रुपए पे लेके आ गए, चलें जी आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू होगी। अब सब लोगों ने देखा जी ये 800 की बेच रहा है, तो जो 1000 की बेच रहा है उसने भी 800 की कर दी। अब उसने 800 की कर दी, एक 1500 की बेच रहा था उसने भी 800 की कर दी। तो यहाँ पे हो सकता है आपको 700 करना पड़े और नीचे आना पड़े। और एक टाइम आएगा कि जब आप रैंक कर जाएंगे, प्रोडक्ट रैंक से मुराद है कि आपके पास अच्छे खासे बायर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आप प्राइस ऊपर भी ले जाएंगे। यानी अगर आप 1500 की बेच रहे हैं तो आप हमेशा 1500 की नहीं बेचेंगे, आप 1600, 1700, 1800 पे भी ले जाएंगे। तो प्राइस आपकी दो तरह की होगी, एक टारगेट प्राइस जो आपके माइंड में होगी कि मैंने फ्यूचर में जाके इस प्राइस पे एवरेज बेचना है, लेकिन शुरू में अगर मुझे लॉस पे या कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेचनी पड़ती है तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी हम जाते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं अमेज़न पर कि हम किस तरीके से अपने टारगेटेड प्राइस का एनालिसिस करते हैं, वो कहां से सेट करते हैं, और लॉन्च प्राइस हम कहां से सेट करते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि अभी हम लोग सीखेंगे प्राइस एनालिसिस प्रैक्टिकली, किस तरह हम प्राइस का एनालिसिस करते हैं, तो हम चले जाएंगे सिंपली अमेज़न पर। यहाँ पे हम हीलियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगरचे आप हीलियम का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम हीलियम 10 से हट के भी एक काम कर सकते हैं तो हम वो भी कर लेते हैं, ताकि आपके पास दोनों रास्ते हो। हम चले गए जी अमेज़न पर, और अमेज़न पर हमने जाके लिख दिया है पिलो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं पिलो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पिलो पे ही काम करेंगे, हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी पिलो मैंने लिखा, और पिलो लिख के मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा प्राइस हमने दो तरीके से सिलेक्ट करनी होती है, एक हमारी होती है टारगेटेड प्राइस जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, और एक हमारी होती है लॉन्च प्राइस। अच्छा अब हम यहाँ पे आ गए, हमने देखा कि पिलो है ये 33 पाउंड का भी बिक रहा है, ये 14 पाउंड का भी बिक रहा है, फिर 33 पाउंड का, फिर 26 पाउंड का। अच्छा कोई भी प्रोडक्ट है ना उसके अंदर मटेरियल डिफरेंट होते हैं। अब पिलो है, डक फेदर का पिलो भी होता है, गूस फेदर पिलो भी होता है, होलो फाइबर का भी होता है, माइक्रो फाइबर का भी होता है। तो हमने जब हंटिंग में ये सिलेक्ट कर लिया कि हम किस मटेरियल में किस कैटेगरी में जा रहे हैं, अब हमने उस कैटेगरी में देखना है कि सबसे कम प्राइस किसकी है। अच्छा हम ये देखते हैं जी 33, 14, 33, 26। अभी तक हमें 14 मिली कम, फिर 26, ये 15 मिली, फिर ये हमें 7 भी नजर आ रही है एक। फिर हम नीचे आके हमने देख लिया जी हमारे पास फिर 39, 23, 24, फिर नीचे आ गए 13, 30, 22, 44। हमें यहाँ पे सबसे कम प्राइस नजर आ गई है 7।
ये 7 पाउंड वाली हमें सबसे कम प्राइस नजर आई है, तो ये लॉन्च प्राइस है वो इससे 20% कम होगी। यानी अगर 7 का हम 20% निकाले तो ये बनता है 140, 1.40। तो 1.40 हम 7 में से माइनस कर देंगे तो 5.60 हमारी लॉन्च प्राइस होनी चाहिए। अब 5.60 पे हम इसको लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली हम अपनी एक टारगेट प्राइस सेट की होगी, इवेंचुअली हमने इसको यहां पे बेचना है जाके। तो हमने देख लिया, अब हमने सोर्सिंग उस हिसाब से करनी है कि हमें इतनी सस्ती सोर्सिंग होनी चाहिए कि हम 5.60 का इसको बेच सकें। वो जाहिर है अगर हमारी सोर्सिंग बहुत अच्छी होगी हम तभी बेच सकेंगे। तो हंटिंग जो आपकी होती है इसके अंदर सोर्सिंग भी बड़ी मैटर कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप प्रोडक्ट पहले फाइनल कर लेते हैं, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन के दौरान इसमें सोर्सिंग का पूरा अमल आता है, तो तब प्रोडक्ट फाइनल होती है ना। जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी आप उसको फाइनल नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पिलो को हटा के अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सॉक्स, हम देख लेते हैं जी। अब सॉक्स में अगेन हम वही चीज देखेंगे कि प्राइस, ये स्पॉन्सर को हम छोड़ देंगे। जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे तो हम ऑर्गेनिक देखेंगे। ये जिसके ऊपर ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड, यानी पेड एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी जिसे हम कहते हैं, पे पर क्लिक। ये क्योंकि अमेज़न को पे कर रहे हैं, पे करके ऊपर आ रहे हैं। ये डिटेल हम पीपीसी में सीखेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, हम लॉन्च स्ट्रेटजीज में पीपीसी पे लॉन्चेस क्यों करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो हम सारा सीखेंगे। लेकिन आपने इसको छोड़ के आपने ऑर्गेनिकली देखना है। नीचे ये ऑर्गेनिक आ गया जी, ये हम देखते हैं जी, ये 30 पाउंड का है, ये 9, ये 8, अभी तक हमें 8 मिला सबसे कम, फिर 13, 14, 21, फिर नीचे आ गए जी 21, 9, 19, 13। पहले पेज पे हमने देख लिया जी। अभी तक हमने जो देखा 10, 15, 20 जो लोग हमने देखे, तो उसमें हमें सबसे सस्ता मिला 9 वाला। हम फिर 9 वाले पे चले गए, यानी ये 8.99। एक तो 950 का बेच रहा है, एक बेच रहा है 8.99 का। अब हमने जिस प्राइस पे लॉन्च करना है वो ये प्राइस नहीं होनी चाहिए, वो प्राइस हमारी इससे 20% कम होगी। इससे 20% कम की प्राइस पे हम इसको लॉन्च करेंगे और इवेंचुअली प्राइस ऐसा ऐसा ऊपर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है $10 पे, एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो हमने लॉन्च 10 पे की है, लेकिन हमने ऑलरेडी एक टारगेट सेट किया अपना सोर्सिंग पे जो प्राइस थी वो निकाल के, एफटीए फीस निकाल के, कि सारी कॉस्ट निकाल के हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। लॉन्च प्राइस पे तो हो सकते हैं हम प्रॉफिट में ना हो सकते हैं हम लॉस में भी हों। दो ऑप्शंस होती है ना लॉन्च प्राइस पे, एक होता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे होते हैं, एक होता है कि आप लॉस पे बेच रहे होते हैं। लेकिन लॉस पे इसलिए बेच रहे होते हैं कि कुछ दिनों के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ा देनी होती है। ये चीज आप यहाँ माइंड में रखें कि प्राइस जो है आपकी, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती है। सीजनैलिटी के हिसाब से भी हो सकती है, कोई दूसरा आउट ऑफ स्टॉक चला गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, मार्केट में शॉर्टेज हो गई है, ये प्राइस आप अमेज़न पर डेली बेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं। रात को आपने 10 पाउंड रखी, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप 11 पाउंड कर देते हैं। आप देखते हैं कि आज ऑर्डर आ ही नहीं रहे, आप 9 पाउंड कर देते हैं, 1 पाउंड कम कर देते हैं। तो ये प्राइस ऊपर नीचे करना ये आपके इख्तियार में होता है, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। चलें जी, प्रैक्टिकली हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने कंपेटिटर एनालिसिस या कंपेटिटर सिलेक्शन पे बात की थी। ये एक ही चीज है, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें एक ही होती हैं। एनालिसिस करना, रिसर्च करना, किसी बारे में देखना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, ये सब चीजें मिलती जुलती ही होती हैं। इसमें हमने प्राइस एनालिसिस पे बात की है। अब प्राइस आप एनालिसिस कह लें या प्राइस सिलेक्शन कह लें, ये दोनों चीजें मिलती जुलती ही हैं। तो आप लोगों ने वर्डिंग पे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि जी एक वीडियो में एनालिसिस बोल दिया था, एक में सिलेक्शन बोल दिया था। आपने काम पे फोकस करना है, प्रैक्टिकली काम पे। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया, अब कोई इसको सिलेक्शन कह ले, कोई एनालिसिस कह ले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया प्राइस एनालिसिस, और हमने दो तरह की प्राइस देखी, लॉन्च प्राइस और टारगेटेड प्राइस। ये दोनों आपने प्रैक्टिकली देख लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिव्यू पे बात कर लेते हैं कि रिव्यू क्या है। रिव्यू आपका जो बायर है, जो आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो उसके बारे में जो कमेंट्स दे रहा है वो आपके रिव्यू हैं। अब रिव्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर। तो रिव्यू आपको पता चल गया। सादा सा एग्जांपल लेते हैं, आप एक आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, वहां से आप आइसक्रीम खरीदते हैं। अब आप 4 दोस्त गए, 3 ने कहा जी आइसक्रीम बहुत कमाल थी जी, बड़ी टेस्टी थी, एक ने कहा जी अच्छी नहीं थी आइसक्रीम। तो एक ने नेगेटिव रिव्यू दिया, 3 ने पॉजिटिव रिव्यू दे दिया कि जी अच्छी प्रोडक्ट थी। एक ने कहा नहीं जी अच्छी नहीं थी।
तो रिव्यू वो होता है जो भी आप कमेंट्स देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कहीं से भी बाय कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं चाहे शॉप पे जाके ले रहे हैं, फिजिकल शॉप पे जाके ले रहे हैं, लेकिन जो आप कमेंट्स दे रहे हैं ना उसको ऑनलाइन में ये होता है कि आप लिख देते हैं, वो रिकॉर्ड पे आ जाता है, फिजिकल पे जाके आप उनको वर्बली बता देते हैं। तो जो भी आपने उनको बात बताई, जो आपने उनको कमेंट्स दिए उनकी प्रोडक्ट के बारे में, वो आपने रिव्यू दे दिया उनको। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज पे, तो हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि नेगेटिव रिव्यू किस तरीके से होते हैं, नेगेटिव रिव्यू दिखता कैसे है, शो कैसे होता है। बता तो मैंने आपको दिया कि जी एक दोस्त ने आइसक्रीम खाई, उसने कहा नहीं जी गलत, गंदी आइसक्रीम थी जी, मजा ही कोई नहीं आया, टेस्ट ही नहीं था जी। तो उसने रिव्यू तो दे दिया, लेकिन Amazon की फील्ड में या ऑनलाइन की फील्ड में नेगेटिव रिव्यू दिखता कहाँ पे है, कैसा होता है, आए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नेगेटिव रिव्यूज को अब देखेंगे प्रैक्टिकली। तो आए सिस्टम पे, हमने यहाँ पे लिख दिया जी पिलो, पिलो लिख के एंटर किया, हमें Amazon ने पिलोस दिखा दिए। अब ये हमारे सामने हर प्रोडक्ट पे देखें ये रिव्यूज आ रहे हैं। अब तो आपको ये याद भी हो चुका होगा, हर प्रोडक्ट पे देखें रिव्यूज आ रहे हैं। अब इसके 1932 हैं, इसके 23,000 हैं, इसके 5,200 समथिंग है, इसके 43,000 हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पिलो के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। हम चलें जी इस पे देख लेते हैं जी, ये एक पिलो है, हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये रिव्यूज फिर हमारे सामने यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये शो हो रहे हैं आपके सामने रिव्यूज। ये 551 रेटिंग्स आ रही हैं हमारे पास। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया जी रिव्यूज देखने के लिए। अच्छा, अभी हमारे पास रिव्यूज यहाँ पे आ गए कि जी ये लिंडसे ने रिव्यू दिया है, ये डी थॉमसन ने रिव्यू दिया है कि गुड बाय है, वो कहते हैं जी ग्रेट नाइट स्लीप। अच्छा, अब इसमें हम क्योंकि बात करें नेगेटिव रिव्यूज पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव रिव्यू भी आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास, ये जॉन एस कहता है जी उसने 1 स्टार दिया, नेगेटिव मतलब 1 या 2 स्टार या 3 स्टार नेगेटिव रिव्यू दे रहा है। वो कहते हैं जी आई ऑर्डर अ सेकेंड ऑर्डर फ्रॉम द सेम वेबसाइट, आई ऑर्डर 2 weeks अर्लियर बट रिसीव्ड अ मच इंफीरियर प्रोडक्ट। मतलब उसने नेगेटिव लिखा, उसने कहा जी ये प्रोडक्ट जो पहले की तरह मजे की नहीं थी। अब फर्ज कर लेते हैं इसे नहीं खरीदा था, नया बंदा खरीदता है, वो कहता है जी पिलो मिला, वो यहाँ पे लिख देता है जी पिलो के ऊपर दाग थे, पिलो के ऊपर निशान थे, तो ये नेगेटिव रिव्यू है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो आपके बायर ने आपसे खरीदी और फिर उसके ऊपर उसने अपना रिव्यू दिया कि जी ये प्रोडक्ट ऐसी थी, अगर उसने गलत रिव्यू दिया तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव रिव्यू है, जो कि हमारी लिस्टिंग के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पॉजिटिव रिव्यूज आने चाहिए। अगर नेगेटिव आते हैं तो हम बायर से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा ये नेगेटिव रिव्यू खत्म हो जाए, या हम कोशिश करते हैं कि इतने ज्यादा पॉजिटिव आए कि नेगेटिव नीचे ही चला जाए, नेगेटिव गायब ही हो जाए। यानी अगर 100 लोगों ने रिव्यू दिए हैं आपको, उनमें से 95 ने आपको पॉजिटिव दिया है, 5 ने नेगेटिव दिए, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, वो के नीचे चले जाएंगे। आपको जो मेन आपकी रेटिंग शो हो रही होगी, ये देखें रेटिंग में आपको दिखाता हूँ रेटिंग क्या है बेसिकली रिव्यू में। नेगेटिव रिव्यू का तो आपको पता चल गया ना, सबने अच्छा लिखा है कि नहीं, गलत लिखा है तो वो नेगेटिव है। लेकिन ये लिस्टिंग के ऊपर ही स्टार्ट पे जब हम गए तो ये हमने यहाँ पे जब क्लिक किया ना, ये रेटिंग आ रही है इसकी 4.5 आउट ऑफ 5, ये इसकी रेटिंग है। वो कहते हैं जी 71% लोगों ने इसको 5 स्टार रिव्यू दिए हैं, 16% लोगों ने 4 स्टार दिए हैं, 5% लोगों ने 3 स्टार दिए हैं, 3% लोगों ने 2 स्टार दिए हैं और 5% ने 1 स्टार दिए हैं। यानी इसने 100 लोगों में से डिवाइड कर दिया कि जी 71 ने ये दिए, 16 ने ये दिया, 5 लोगों ने ये दिया, 3 ने ये दिया, 5 ने ये दिया, तो ये, लेकिन ओवरऑल इसकी रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 5। तो ये एक अच्छी रेटिंग है, एक मुनासिब रेटिंग है। 4.78 हो तो क्या ही बात है, लेकिन 4.5 या इससे ऊपर की रेटिंग एक मुनासिब और अच्छी रेटिंग शुमार होती है। तो नेगेटिव तो मिले इसको, हमने खुद नेगेटिव पढ़ा भी, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं किया क्योंकि पॉजिटिव की परसेंटेज ज्यादा थी। तो जब वो ज्यादा थे तो नेगेटिव वैसे ही कहीं नीचे गायब हो गया, उसकी वैल्यू वो नहीं रही। लेकिन फिर भी हमने हमेशा ये कोशिश करनी है कि नेगेटिव रिव्यू से बचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अगर आपकी लिस्टिंग पे एक नेगेटिव आ गया तो आप कहें चलेंगे 50 पॉजिटिव हैं। हाफिज अहमद ने कहा था 1-2 हो भी जाए नेगेटिव, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लिस्टिंग को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मसला तो फिर भी है ना। हो सकता है कोई बायर आए, उसकी नजर ही सीधी उस पर पड़े, वो पड़े सिर्फ उसको जो नेगेटिव रिव्यू हुआ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रोडक्ट को हर तरह से सिक्योर करना, उसकी पैकिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो डिलीवर टाइम पे हो, उसमें किसी किस्म का मसला ना आए, प्रोडक्ट के ऊपर कोई दाग ना हो,
हर तरह से सिक्योर, सेफ, नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट हो ताकि आपको नेगेटिव रिव्यू ना आ सके। चलें जी, ये भी आपने देख लिया कि नेगेटिव रिव्यू कैसा होता है, रिव्यू कहाँ पे शो होते हैं, रिव्यू की रेटिंग क्या होती है और उसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास है। तो हमने नेगेटिव पे फोकस किया है क्योंकि हमारे इस वीडियो का टारगेट है कि हमने नेगेटिव रिव्यू समझना है, नेगेटिव रिव्यू सीखना है कि वो क्या होता है। पॉजिटिव पे भी, फीडबैक पे भी, सब चीजों पे हम किसी न किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मकसद ये था कि आपको नेगेटिव रिव्यू का पता चल जाए। वो आपने देख लिया कितना आसान है। अच्छा, नेगेटिव रिव्यू आपने प्रोडक्ट हंटिंग में भी आपके बड़े काम आता है कि जब आप प्रोडक्ट अपने सोर्स करने लगते हैं ना, जब आपने फाइनल कर लिया, आपने ग्लास फाइनल कर लिया और आपने अपने सप्लायर्स को कहा जी ग्लास दें, तो उससे पहले आपने जो लोग ग्लास बेच रहे हैं उनके जाके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने हैं। ये आपके बड़ा जरूरी टॉपिक है कि इस बंदे को किस किस वजह से नेगेटिव रिव्यू आया। हम फर्ज कर लेते हैं जी हमारे सारे जो कंपेटिटर्स हैं, जो लोग ग्लास बेच रहे हैं, उनको रिव्यू आया था कि जी ग्लास टूट जाता है। ग्लास जब मेरे पास पहुंचा मुझे टूटा हुआ मिला जी। तो आपने अपने सप्लायर को क्या कहना है जी, पैकिंग इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि ग्लास ना टूटे। तो नेगेटिव रिव्यू आपको फायदा दे रहा है। ये आपको वैसे नहीं बात बताई जा रही, ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में, सोर्सिंग में काम आनी है। जब आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज करते वक्त आपने कंपेटिटर के नेगेटिव रिव्यूज देख के उन चीजों पे ज्यादा अच्छा काम कर लेना कि हमें इस वजह। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी वजह से आपके क्लाइंट के पैसे डूब भी सकते हैं और वो बहुत ज्यादा फायदे में भी जा सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको, अच्छा मैं आपको पहले ये बता दें इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री है आपका स्टॉक। आप अगर ग्लास बेच रहे हैं तो जो आपके 50 ग्लास रखे हुए हैं ना, उसको हम कहते हैं ये आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री प्लानिंग इसलिए बड़ी जरूरी है कि आपने अपने क्लाइंट को बता दिया जी हम ग्लास बेचेंगे। क्लाइंट आपका कहता है जी ठीक है जी 100 ग्लास हम खरीद लेते हैं और उसको हम अमेरिका में अमेज़न के वेयरहाउस पे रख देते हैं। पता चलता है जी आपके 2 दिन में सारे ग्लास बिक गए हैं और उसके बाद आप बैठे जी अब चाइना से दोबारा खरीदेंगे, आएंगे, 1 महीना लगेगा। उतनी देर में वो जो 2 दिन की मेहनत थी, या 15 दिन में अगर बिके तो जो 15 दिन की मेहनत थी वो टॉप पे आया था, उसको लोग खरीद रहे थे। जब उसके पास स्टॉक ही नहीं होगा उसकी शॉप डाउन चली जाएगी। अब लोग ग्लास ढूंढेंगे तो वो नहीं आएगा नजर, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। लेकिन जब वो आएगा 2 महीने के बाद, जब उसके पास ग्लास वापस आएंगे और लोग ग्लास लिखेंगे तो वो उस तरह पहले पेज पे नहीं नजर आएगा, वो कहीं नीचे गुम हो चुका होगा। उसे नए सिरे से मेहनत करके फिर स्पॉन्सर ऐड चला के, कीवर्ड्स रैंक करके दोबारा अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आना होगा। इन्वेंट्री प्लानिंग बेसिकली होती क्या है, प्लानिंग आपने करनी कैसे है। पहले हम आए किसी लोकल बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपने पेंट्स की शॉप बनाई है, जीन्स की, और अब आपने उसमें स्टॉक खरीदना है, आपने फैक्ट्री से खरीदना है और वहां पे रखना है। तो आप पहले सर्वे करेंगे कि इस एरिया में जो बाकी शॉप्स हैं वहां से आइडिया लें कि किसकी कितनी सेल होती है डेली और महीने की कितनी सेल है। आप फिर उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, अच्छा अगर डेली की इसकी 10 पेंट्स बिकती हैं, इसका मतलब है कि मुझे 15 रखनी चाहिए। किसी दिन ऑर्डर ज्यादा भी आ सकते हैं, तो मुझे डेली के 15 ऑर्डर्स के हिसाब से अपना स्टॉक मेंटेन करना है। तो आप एक प्लानिंग करके काम करते हैं। बगैर प्लानिंग के अगर आप करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, 10 बायर्स आए हैं और वो आपकी शॉप में आते हैं और आप उन्हें बताते हैं जी सॉरी मेरे पास तो ये, अगर हम साइज पे भी चले जाते हैं, आप कहते हैं सॉरी 36 वेस्ट की पेंट मेरे पास नहीं है, वो 7 वाली शॉप पे चला जाता है। एक और आता है आपके पास नहीं है, वो 7 वाली शॉप पे चला जाता है। तो जो एक दफा आपके पास से होके चला गया, उसे पेंट नहीं मिली, वो दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आएगा। वो कहेगा जी इनके पास तो स्टॉक ही नहीं होता। यही काम अमेज़न पे होगा। एक बायर लिख रहा है आके, उसे एक शॉप नजर ही नहीं आ रही, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो किसी और से खरीद लेगा, वो दोबारा उसी के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। 99% केसेस में यही होता है। तो आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग अब आप कैसे करेंगे? प्लानिंग ये हम करेंगे टूल्स के हिसाब से। हीलियम 10 हमें बता देता है ना कि हमारे कंपेटिटर की, या जो भी बंदे पहले बेच रहे हैं, उनकी डेली की या मंथली की कितनी सेल्स हैं। हम उस एवरेज के हिसाब से ये काम करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप क्या करते हैं, लोकल बिजनेस में 7 वाली दुकानों से पूछते हैं जी कितनी सेल होती है। वहां पे आप हीलियम 10 से पूछेंगे जी बताएं फलां बंदे की कितनी सेल होती है, ताकि मैं भी उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलूं। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट आपकी फेल हो सकती है। रैंक हुई प्रोडक्ट कई लोगों की फेल हो जाती है सिर्फ इन्वेंट्री प्लानिंग ना होने की वजह से। तो इन्वेंट्री वो स्टॉक है, वो चीज है जो आपकी है, जो वहां पे पड़ी है यूके में या आपके पास या चाइना में। स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। जब आपने उसकी प्लानिंग कर ली तो ये आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग हो गई।
कि आपको कितने यूनिट भेजने हैं, किस हिसाब से भेजने हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आ जाती है। प्लानिंग ये नहीं है कि अगर महीने के 1000 बिकेंगे तो आपने 2 महीने के हिसाब से 2000 रख दी। प्लानिंग ये भी है कि आपने 500 खरीदे और वहां भेज दी और लाइन में लगे हुए हैं। आपको पता 15 दिन का स्टॉक पड़ा है, लेकिन आप कहेंगे अभी 1 हफ्ते का रहता होगा, अगले 500 भी पहुंच जाएंगे। ये भी प्लानिंग है। ये जरूरी नहीं कि आपने 6 महीने का स्टॉक इकट्ठा वहां पे रख देना। बस आपके पास प्लान होना चाहिए कि जो सामान पड़ा है वो खत्म होने से पहले और बीच में मेरे पास हफ्ते 2 हफ्ते या मैं कहता हूँ 30 डेज का मिनिमम मार्जिन होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, तो एटलीस्ट आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टॉक पहुंचते रहना। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अली बाबा के बारे में कि अली बाबा क्या है, उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपने फैसलाबाद में एक दुकान बनाई, उसके लिए आपने चीजें खरीदनी है, तो आप एक बड़ी मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में। शाह आलम मार्केट लाहौर में आप आ जाते हैं, वहां पे सारे सप्लायर्स बैठे हैं, तो आप एक अच्छी सोर्सिंग कर लेते हैं। बजाय इसके कि अगर आपको बताया जाए जी आप इस प्रोडक्ट के लिए एक बंदा लाहौर में बेच रहा है, एक इस्लामाबाद में, एक सरगोदा में, आपने 3 जगहों पे जाना है, उससे बेहतर नहीं आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जो एक ही जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हमारे लिए आसान रह जाता है। एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है ना कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। अली बाबा को एज अ डीलर आप समझ लें, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे सेलर्स इकट्ठे हुए हैं। बजाय इसके कि हम गूगल पे जाएं और वहां पे हम 50 सेलर्स को ढूंढें और फिर उनसे अलग अलग राब्ता करें, कोई प्राइस दे रहा होगा, कोई प्राइस दे रहा है। अली बाबा पे जाएंगे, सिंपली पिलो लिखेंगे या कोई भी प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, तो वो आपको फौरन डिटेल दे देगा, जी ये बंदा $2 का दे रहा है, ये 3 का दे रहा है, 4 का दे रहा है, जिसकी प्राइस बेटर लगेगी हम उससे राब्ता कर लेंगे, दूसरे से हम राब्ता ही नहीं करेंगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो अली बाबा हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जिसको हम सोर्सिंग में यूज करते हैं। एक ही जगह पे बैठ के आपको सारी दुनिया के सप्लायर्स वहां पे मिल जाते हैं। अली बाबा सिर्फ चाइना के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ चाइना से आप बाइंग नहीं करते, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूके, कनाडा, मैक्सिको, हर मुल्क के जो सेलर्स हैं उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है अली बाबा पे। जिस तरह अमेज़न पर एक सेलर और एक बायर अकाउंट होता है, तो इस तरह अली बाबा पे होलसेल में आपको चीजें मिलती हैं, तो फैक्ट्रीज वालों ने अपना अकाउंट बनाया होता है कि जी आप हमसे बाय कर लें। वहां पे आप आते हैं, अपनी प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाती है, आपके लिए कंपेयर करना इजी हो जाता है कि आपने किस सप्लायर से चीज जाके बाय करनी। तो आइए हम इस पे प्रैक्टिकल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अली बाबा को, तो हमने यहाँ पे अली बाबा खोल लिया। अब सबसे पहला काम होगा हमारा इसको साइन अप करना, कि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ अली बाबा पे, तो हमने एक अकाउंट बनाना है। लेकिन ये बहुत ही आसान है, बल्कि आप में से तकरीबन जो भी ये वीडियो देख रहा है, सब लोगों की फेसबुक आईडी तो होगी या गूगल अकाउंट तो होगा, आप उसके थ्रू भी इसको लॉग इन कर सकते हैं। आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम कहां जाएंगे जी, ये माई अली बाबा पे जाके साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक किया, यहां पे अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है साइन इन विद फेसबुक, गूगल और ये ट्विटर की ऑप्शन भी आ रही है। हम ज्वाइन फ्री पे क्लिक करके आप लोग, अगर आपने इसको साइन अप करना है बिल्कुल जीरो से, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक या गूगल सबका होगा, आप सिंपली, मैं यहाँ गूगल पे चला जाता हूँ, आप फेसबुक पे चले जाइएगा, वही फेसबुक का पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत से अकाउंट्स लॉगिन है, मैंने किसी भी एक अकाउंट पे क्लिक किया और ये अभी मेरे पास साइन इन हो गया। अच्छा, अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बात भी माइंड में रखनी है कि अगर आपको यहाँ पे 50 टैब्स नजर आ रहे हैं ना और आपके काम के 5 हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके काम के। आपने ये नहीं सोचना कि जी इसमें ये टैब था, ये तो हमें बताया नहीं गया। अगर नहीं बताया गया तो इसका क्लियर मतलब ये है कि आपसे रेलेवेंट नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना चीजों में, जो चीज आपके काम की है सिर्फ वो सीखनी है और पैसे कमाने पे फोकस करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये माई अली बाबा आ गया, यहाँ पे आपका वही अकाउंट आ रहा है जहाँ पे हमने साइन इन किया था, और उसके बाद ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे आगे चीजें, कि जब आप किसी भी अपने सप्लायर से रब्ता करेंगे, उसको कोई मैसेज करेंगे कि जी मुझे एक ग्लास चाहिए या मुझे पिलो चाहिए, वो आपको रिप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आपके मैसेजेस शो हो रहे होंगे। उससे आगे आ जाएंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर अगर आपने कोई प्लेस किया हुआ है तो वो यहाँ ऑर्डर्स के टैब में आपके पास शो हो रहे होंगे, और ये कार्ट के टैब में आपके पास वो चीज शो होगी जो आपने ऐड टू कार्ट कर लिया लेकिन बाय नहीं की। ऐड टू कार्ट होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड, ये कार्ट होता है कि आप इसके बाद इसको चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 सप्लायर से आपको लगा कि मैं इनसे चीज खरीद सकता हूँ, आपने ऐड टू कार्ट सबको कर लिया,
लेकिन जब आप चेकआउट करेंगे ना, फाइनल बाय करेंगे, तो वो ये ऑर्डर्स की लिस्ट में आ जाएगा। कार्ट का मतलब है कि आपके विश लिस्ट में है, आपके माइंड में है कि मैंने इस चीज से बाय करना है, बजाय इसके कि आपको ज़बानी याद रहे, आपको ये होगा कि चले मेरे पास कार्ट के अंदर वो चीजें पड़ी हुई हैं जो जो मैंने बाय करनी है। लेकिन जब आप उसे बाय करेंगे तो फिर वो ऑर्डर्स के टैब में आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरह हम अमेज़ॉन पे लिखते थे, यहाँ पे फर्ज करें मैंने पिलो लिख दिया, बिल्कुल उसी तरह अमेज़ॉन पे क्या होता है कि आप लोग रिटेल में बाय करते हैं, यानी हम बेचते हैं तो जो भी बायर है वो रिटेल में, उसने 1 ग्लास बाय करना है, 2 बाय करना है। अली बाबा पे आप होलसेल में बाय करते हैं। अब मैंने पिलो लिखा, ये नीचे मेरे पास पिलो के सप्लायर्स आना शुरू हो गए, और ये देखिए ये मिनिमम ऑर्डर लिखा रहा है, वो कह रहे जी 100 पीसेस का मिनिमम ऑर्डर आपने प्लेस करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं कि हर सप्लायर की, हर फैक्ट्री के एक प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। तो उनको हो सकता है इस बंदे को ये कह रहा है जी अगर आप 10 या 20 पिलोस खरीदते हैं तो मुझे उसको बनाने पे और उसके जो स्टिचिंग पे और जो कॉस्ट आएगी उस पर मुझे बेनिफिट कोई नहीं होगा, आप मुझसे ज्यादा बाय करें। तो इसने कहा जी आप 100 यूनिट्स बाय कर लें। अमेज़ॉन पे हम देखते हैं हमें ये नहीं नजर आता। अमेज़ॉन अगर आप बायर अकाउंट पे जाते हैं, वहां ये नहीं होता कि मिनिमम इतना बाय करें, वहां पे आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। ये नीचे डिप पिलोस के अब डिफरेंट सप्लायर्स आ रहे हैं मेरे पास। ये नीचे एक आ रहा है, वो कह रहे जी 500 पीसेस बाय करें मिनिमम, ये MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। नीचे हम आ जाते हैं, वो कह रहे जी 50 पेयर्स बाय कर लें, यानी 50 पेयर का मतलब कि 100 टोटल। और नीचे फिर 100 पीसेस कह रहा है, उसके नीचे फिर 100 पीसेस कह रहा है, उसके नीचे फिर 50 पीसेस कह रहा है। तो ये आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स हैं जिससे भी आप कांटेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे आपके पास चैट नाउ का बटन आ रहा है, चैट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस सप्लायर से चैट कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट आपकी आप खरीदने जा रहे हैं, सारा आपको पता होगी कि आपने किस प्रोडक्ट को हंट किया। अब आप इसमें डिफरेंट लोगों से चैट कर लेंगे, इससे भी चैट कर लेंगे, इससे भी चैट कर लेंगे। चैट में क्या करेंगे, उसे बताएंगे जी मुझे 100 चाहिए, आप क्या प्राइस मुझे देंगे, या मुझे 200 चाहिए तो मुझे क्या प्राइस मिलेगी। आपकी जो भी चैट होगी वो यहाँ से आ रही होगी आपके पास। कॉन्टैक्ट सप्लायर, सप्लायर की यानी ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सेम लाइक चैट ही है, लेकिन इस पे ये है कि आपके पास उसका ईमेल एड्रेस वगैरह और बाकी चीजें आ जाती हैं, सप्लायर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। फिर हम मजीद नीचे चले जाते हैं। तो अभी हम एक सैंपल देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये प्रैक्टिकली हम सारी चीजें करेंगे। हम जब ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो फिर हम चैट नाउ पे क्लिक भी करेंगे, हम चैट भी करेंगे, कॉन्टैक्ट भी करेंगे, सारा काम करेंगे। तो ओवरव्यू उसका सिंपल से यही है। ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रोडक्ट की बजाय डायरेक्ट सप्लायर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। सप्लायर करके आप पिलो सर्च कर देंगे, तब भी आपके पास वही बात है, आपके पास ये सारे सप्लायर्स आ गए हैं। ये सप्लायर की देखिए डिटेल आ रही है यहाँ पे, ये सप्लायर इंडेक्स आ रहा है, कंट्री रीजन आ रहा है जी, ये चाइना में है ये सप्लायर, इसने रेवेन्यू इतना, टोटल रेवेन्यू इतना किया जी, 5 मिलियन to 10 मिलियन डॉलर्स का है। और इसी तरह ये नीचे इसने ट्रांजैक्शन टोटल से 6 महीने में कितने किए हैं, 1.9 मिलियन डॉलर्स। बहुत अच्छा सप्लायर है। पहले आपके पास पिलोस टॉप पे आ रहे थे, लेकिन उसमें भी आखिर कोई ना कोई उसका सप्लायर है। लेकिन जब हमने सप्लायर पे क्लिक किया तो हमारे पास सप्लायर की मेन इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखें जी, ये शेंडोंग कंपनी आ रही है, ये शेंजन आ रही है, नीचे यीवू मार्ट आ रहा है, नीचे नैनजिंग आ रहा है, निंगबो आ रहा है, नैनतोंग आ रहा है। ये सप्लायर्स मतलब कंपनी का नाम है उनका। तो आप चाहे डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट कर लें, चाहे डायरेक्ट प्रोडक्ट की बेस पे सप्लायर से बात कर लें। एक ही होगा ना कि आपको पिलो चाहिए, एक है कि आप पहले सप्लायर ढूंढ लेते हैं टेक्सटाइल का फॉर एग्जांपल, फिर आप उस सप्लायर को आप कहते हैं कि मुझे पिलो भी चाहिए, मुझे बेडशीट्स भी चाहिए, मुझे कर्टन्स भी चाहिए, मुझे टॉवल्स भी चाहिए, मुझे हर चीज की आप डिटेल दे दें कि कौन सी प्रोडक्ट आप कितने में देंगे और उसका MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। तो ये इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू है, ये आपके सामने आ गया। ये मार्केट्स आप अलहदा से मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। यदि मुझे सिर्फ अमेरिकन मार्केट शो होनी चाहिए, नॉर्थ अमेरिका यानी मैक्सिको वगैरह, कनाडा वगैरह आप चाहते हैं मुझे शो हो यहाँ पे, या आप चाहते हैं कि जी मुझे ये US 1 मिलियन से 2.5 मिलियन डॉलर लिखा है कि मुझे ऐसे सप्लायर शो हों जिनका टोटल रेवेन्यू इतना हो। यानी आप कहते हैं जी अगर एक नया सप्लायर है तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी, मुझे उसकी डिटेल देखनी ही नहीं है। अगर आप कर देंगे बिलो US 1 मिलियन तो ये आपको ऐसे सप्लायर्स दिखाएगा जिनका टोटल रेवेन्यू लेस देन 1 मिलियन है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, जिन्होंने अभी तक लेस देन 1 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स बेचे। अब आप इस पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, या आप कहते हैं जी 5 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर के बीच में दिखा दे, हम इसमें से किसी पे क्लिक कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें सिर्फ लेस देन 1 मिलियन डॉलर के सप्लायर दिखाओ। अब इससे हमें जो सप्लायर दिखा रहा है ये सब लेस देन 1 मिलियन डॉलर के हैं। ये देखें $4,70,000 है जी, ये लेस देन 1 मिलियन डॉलर है। तो आपने जिस कैटेगरी में भी देखना होगा हम यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और उस कैटेगरी में देख लेंगे। अच्छा, अली बाबा पे कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चाइना से आप बाइंग करते हैं। अली बाबा पे हर मुल्क का सप्लायर है।
अब अलीबाबा है हांगकांग बेस्ड कंपनी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो, फॉर एग्जांपल हमारा अमेरिका में एक क्लाइंट है और वो अलीबाबा के थ्रू पाकिस्तान में सियालकोट से भी बाइंग कर सकता है। अलीबाबा पे पाकिस्तानी सेलर्स भी हैं, बंगाली सेलर्स भी हैं, श्रीलंकन सेलर्स भी हैं। अलीबाबा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ चाइना से रिलेट नहीं कर रहा, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी भी कंट्री के लोग बेच सकते हैं। तो आप मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ओवरऑल देख सकते हैं। ओवरऑल ही हमें देखना चाहिए कि जी हमें अच्छी प्राइस जहां से मिल जाए। हम कभी भी जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमने किसी खास मुल्क से बाय करना है। हम देखते हैं कि हमें सस्ता कहां से मिलेगा, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से हम इसको। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अलीबाबा पे सप्लायर वेट करते हुए, यानी सप्लायर फाइनलाइज करते हुए या सप्लायर देखते हुए किन चीजों का हमें ख्याल रखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स सिखाऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा जो कि आपने हमेशा ख्याल रखना है सोर्सिंग करते हुए, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज आप मिस कर देते हैं तो आप सोर्सिंग में कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए। अब ये जेम्स क्या है ये अभी प्रैक्टिकली बता दूंगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि जेम्स क्या होते हैं, कहां पे नजर आते हैं। ये बेसिकली आप जेम्स समझिए जिस तरह रिव्यूज होते हैं अमेजोन पर। अमेजोन के रिव्यूज मैंने आपको बताया, किसी भी प्रोडक्ट के जो रिव्यूज होते हैं ये भी उसी तरह उसकी रेटिंग होती है। दूसरी चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि सप्लायर मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट जो है उसका वो मिनिमम 85% तक होना चाहिए, यानी 24 घंटे में से अगर 20 घंटे से कम में उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये ठीक है। लेकिन सब बहुत ही अच्छा है अगर लेस देन 8 आवर्स है, लेस देन 4 आवर्स है, जितना कम टाइम है उतना ज्यादा अच्छा है। तो रिस्पॉन्स रेट पे भी हम फोकस करेंगे कि क्या सप्लायर सीरियस भी लेता है लोगों को जो उससे कांटेक्ट करते हैं, या ऐसे ही बस बैठा हुआ है, बॉदर ही नहीं कर रहा, 2-2 दिन के बाद रिप्लाई कर रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे सप्लायर से जब हम कांटेक्ट करते हैं तो हमें 3 दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे। तो इसलिए हम अपना टाइम बचाने के लिए पहले ही देख लेंगे कि इस बंदे का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो में दिखा देता हूँ। और अगली चीज है मस्ट बी वेरीफाइड, यानी उसको वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड भी वहां पे लिखा आ रहा होता है, कहाँ पे लिखा आता है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस तरह फेसबुक पे आप लोग देखते हैं ब्लू टिक आ रहा होता है कुछ लोगों के साथ, किसी नाम के साथ, किसी कंपनी के साथ ब्लू टिक आ रहा होता है। उसका मतलब होता है कि ये वेरीफाइड है, कि ये ओरिजिनल अकाउंट है, ये ओरिजिनल बंदा है, ये ओरिजिनल कंपनी है, फेक नहीं। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और अगली चीज आ जाती है कि वो ट्रेड एश्योरेंस या पेपाल को एक्सेप्ट करता हो। ट्रेड एश्योरेंस एक किस्म की गारंटी है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई मसला आता है या किसी वजह से आपको रिटर्न करनी होती है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं मिली है प्रोडक्ट या कम मिली है, तो आप क्लेम कर सके कि जी मुझे प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिली, मुझे रिफंड किया जाए। तो ऐसा सप्लायर जो ट्रेड एश्योरेंस को सपोर्ट करता हो हम उसके साथ काम करेंगे, या वो पेपाल के थ्रू पेमेंट लेता हो। पेपाल एक पेमेंट गेटवे है। पेपाल की पेमेंट का भी ये होता है कि पेपाल में भी ऑटोमेटिकली आपको गारंटी मिलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका रिफंड हो सकता है, आपका पार्शियल रिफंड हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम है आप पेपाल के साथ क्लेम कर सकते हैं। तो पेपाल हो या ट्रेड एश्योरेंस हो, इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। आइए प्रैक्टिकली जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको टिप्स बताई हैं 5, अब हम वो देखेंगे कि हमें वो नजर कहाँ से आती है। प्रैक्टिकली हम अलीबाबा पे आए, यहाँ पे मैंने हैंगर्स लिख दिया, हैंगर्स लिख के मैंने एंटर किया, तो अब ये हैंगर्स के रिलेटेड इससे मुझे सप्लायर्स दे दिए यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो हमें कहाँ पे नजर आ रही है। ये हमारे पास जेम्स नजर आ रहे हैं, ये CN सप्लायर के पीछे ये 3 जेम्स हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए। जेम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये लाइक रिव्यूज होते हैं, अमेजोन पे रिव्यूज होते हैं, यहाँ पे रेटिंग्स जो है वो जेम्स की सूरत में आपके पास आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस पे सप्लायर जो है वो मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए, वो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है। ये देखें, ये आ रहा है 13 ईयर्स, बहुत पुराना है, जबरदस्त क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। वेरीफाइड भी है, देखें वेरीफाइड का टैब भी आ रहा है हमारे पास। अब हम नीचे आके किसी और को भी देख लेते हैं। ये नीचे वाला भी वेरीफाइड है, 14 ईयर्स है, 3 जेम्स हैं, ओके है। फिर इसी तरह आप नीचे आके किसी को भी देखते जाएं, ये वेरीफाइड है, 8 ईयर्स है, लेकिन 1 जेम है। हम इससे रब्ता नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, इसके साथ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने इससे बाय किया उनको कोई ना कोई इश्यूज रहे, प्रोडक्ट फॉल्टी थी या प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिली, कोई ना कोई लॉस हुआ, इसलिए इनके बैड रिव्यूज है। 1 जेम में हम कभी भी ऐसे सप्लायर से चीज नहीं खरीदेंगे। फिर हम नीचे आके किसी और को देख लेते हैं। अगेन हमारे पास 3 जेम्स आ गए, 13 ईयर्स आ गए, वेरीफाइड आ गया, तीनों चीजें हो गई, जबरदस्त है। अगेन आप नीचे देख लेते हैं। अच्छा ये देखें जी, 13 ईयर्स तो आ रहा है,
जेम भी एक है और वेरीफाइड है ही नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे हम इस सप्लायर के साथ। अच्छा, अब जो दो चीजें और हैं, रिस्पॉन्स रेट और प्रोटेक्शन की ट्रेड इंश्योरेंस वगैरह मिल रही है, वो कहां से चेक होगी? वो होगी आप किसी भी सप्लायर की लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करके आप आएंगे तो ये राइट साइड पे जो आपके पास टैब आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 4 आवर्स। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है कि आप जब इससे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको 4 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देगा, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट है। अच्छा, अब हम ये कहां से देखेंगे जी ये इसमें ट्रेड इंश्योरेंस है या नहीं है, प्रोटेक्शन हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही? प्रोटेक्शन हम देखेंगे ये नीचे यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके एंड पे प्रोटेक्शन लिखा आ रहा है, उसमें लिखा आ रहा है ट्रेड इंश्योरेंस, यानी इसमें ट्रेड इंश्योरेंस जो एक थर्ड पार्टी गारंटी है अलीबाबा की तरफ से वो अवेलेबल है। ये बंदा कहते हैं जी ठीक है, आप मुझे पेमेंट करेंगे ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू, ताकि अगर ऑर्डर टाइम पे मैं ना दे पाया या कोई मसला होगा तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप अपना पार्शियल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कोई भी आपका क्लेम है, प्रोडक्ट आपने दोबारा लेनी है, आपने उसको रिप्लेस करना है, तो कोई भी इश्यू अगर आपके साथ आता है तो आपने ये 5 चीजों का ख्याल रख लेना है। पहले 3 चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, वेरीफाइड भी आ गया, जेम्स भी आ गया, टाइम भी आ गया, कितने साल हो गए। 2 चीजें यहाँ पे आ गई, रिस्पॉन्स टाइम भी आ गया, प्रोटेक्शन भी आ गई। जिस पे ये 5 चीजें पूरी हैं हम उस सप्लायर से कॉन्टेक्ट करेंगे। जिस तरह अभी मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे दिखाया कि हमारे पास किसी के पास एक जेम भी है और वो वेरीफाइड भी नहीं है, कुछ ऐसे है कि वेरीफाइड तो है लेकिन जेम एक है, फिर भी हम काम नहीं करेंगे। ये 5 जो टिप्स हैं, ये क्राइटेरिया है, ये इन 5 क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए सप्लायर को, फिर हम उससे प्रोडक्ट बाय करेंगे, अदरवाइज हम इससे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। चलिए जी, हम लोगों ने देख लिया सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो आप लोगों ने देखनी है, ट्रेड इंश्योरेंस भी दिखा दी। पेपाल का आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी हो सकता है, उसके पास तो पेपाल होगा, तो आप उसको ऑप्शन देंगे कि या तो आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर दें, या अगर आपने अलीबाबा पे पेमेंट अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है तो ट्रेड इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए सप्लायर के पास। ये चीजें मैंने आपको वीडियो में दिखा दी हैं कि कहाँ पे आ रही होती हैं, आपने इन चीजों का हमेशा ख्याल रखना है। पेपाल पे इतना ज्यादा आप लोगों ने परेशान होने की बात नहीं है, कब आएगा पाकिस्तान में, जब भी आएगा आ जाएगा। हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पेपाल की जरूरत नहीं है। पियोनियर है, ट्रांसफरवाइज है, हमारी अपनी पेमेंट्स के लिए और बहुत से पेमेंट गेटवेज हैं। ये पियोनियर और ट्रांसफरवाइज ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स होते हैं, तो ये हमारे पास एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास पेमेंट लेने के लिए बहुत से तरीके हैं। आपको कई लोग ये कह सकते हैं जी पाकिस्तान में पेपाल तो है नहीं, आप फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे? आपने उनको बताना जी मैं पियोनियर के थ्रू पेमेंट ले लूंगा, मैं ट्रांसफरवाइज के थ्रू पेमेंट ले लूंगा। तो पेपाल एज सच आपकी ऐसी बड़ी जरूरत नहीं है कि जिसकी वजह से आप फ्रीलांसिंग छोड़ दें। तो इन चीजों पे आपने फोकस नहीं करना, जो करने की चीजें हैं वो करनी है, जो सीखने की चीजें हैं वो सीखनी है, और प्रैक्टिकल काम पे फोकस करना है।